अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। अचानक पड़ने वाले ज़ोरदार थप्पड़ ने इसका दिमाग घुमा दिया था। वो बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे पापा को देखती रह गई। ये पहला थप्पड़ मैंने ज़िंदगी में तुम्हें लगाया है और कोशिश करना कि ये आखिरी भी हो। अगर आइंदा तुम उसके साथ कहीं आई गई तो फिर सोच लेना मैं इससे भी पूरे तरीके से पेश आऊँगा। इनकी आंखों में वाज़ेह नफ़रत देखकर इसका दिल कांप गया। पप्पा, पापा हमूद भाई को पसंद नहीं करते हैं, ये तो इसे अच्छी तरह पता था, मगर इतनी नफरत के इनके साथ जाने पर इसे थप्पड़ लगा दें। इसका दिल रो रहा था। पापा ने कभी इसे ऊंची आवाज़ में बात तक भी नहीं की थी। मम्मा जब तक थी तो पापा के लिए मम्मा से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं था, मगर मम्मा की डेथ से बाद पापा इसका बहुत ध्यान रखने लगे थे। इनकी दुनिया बस इसी तक महदूद थी। ऑफिस से आकर भी पूरा टाइम वो घर पर ही होते। इसका होमवर्क भी वही करवाते। घर के काम और सफाई के लिए मुलाजमा थी। बड़े पापा के घर भी पापा मम्मा की डेथ के बाद गिनी चुनी बाहर ही गए थे। सिर्फ गजाला पप्पो के यहाँ इनके गांव जाते थे। पापा का ये रवैया इसकी समझ से बाहर था। वो बेआवाज़ रोने लगी। इरिज बाहर आओ, खाना लग गया है। पापा की सख्त आवाज़ आई। वो जानबूझकर सोती बन गई कि हो सकता है पापा इसे मनाए, मगर वो नहीं आए। थोड़ी देर बाद चेयर खिसकाने की आवाज़ सुनकर इसे लगा कि शायद पापा आधा अधूरा खाकर इसे बुलाने आने आ रहे हैं, क्योंकि इसके बिना वो कभी खाना ही नहीं खाते थे। काफ़ी देर तक इसने इंतज़ार किया मगर पापा नहीं आए। वो बेतहाशा रोने लगी। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बन गई। इससे मम्मा शिद्दत से याद आ रही थी। वो होती तो इसे पानी ही पिला देती। इसने बेड के साइड टेबल पर हाथ बढ़ाया। पानी का जग बिल्कुल खाली था। इसने अपने आंसू साफ किए और वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर थोड़ा फ्रेश हुई तो भूख का कतई एहसास नहीं हो रहा था, मगर रोने की वजह से हलक सूख गई थी। इसने फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो 11:20 हो रहे थे। वो जग उठाकर बाहर निकल आई। पापा के रूम की लाइट ऑफ थी, मगर खिलाफे मामूल लाउंज की लाइट ऑन थी। शायद पापा गलती से भूल गए हों वापसी पे, इसने सोचा। नहीं बाजी, अगर मैंने आज एरिज पर सख्ती नहीं की तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। आज इसके साथ कॉलेज गई है तो कल को घूमने चली जाएगी। आखिर कज़न है, सबको देखती होगी। अपने कज़न्स के साथ घूमते फिरते तो इसका दिल भी करेगा। किचन की खिड़की जो कि लॉन में खुलती है, वहाँ से पापा की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। और इस लड़के की इतनी हिम्मत कि मैं तो इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को कॉलेज ड्रॉप करे। इनके लहजे से नफरत साफ महसूस हो रही थी। पापा की हमूद से नफरत इसकी समझ से बाला तर थी। वो बिना पानी लिए ही रूम में आ गई। न जाने कब तक मुझे इस नाकर्दा जुर्म की सजा मिलती रहेगी। लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा वो निगाहें उठाए आसमान की तरफ देख रहा था। इसने सिरगट सुलगा कर होंठों से लगाई और आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पुष्ट पर गिरा लिया। अचानक आंखों के सामने रोशनी आने पर इसने आंखें खोलकर देखा तो सामने इरिश ने अपने रूम की लाइट जलाई थी। दोनों घर का लॉन एक ही था, क्योंकि दोनों भाई में बहुत मुआफ़क़त थी, मगर हमूद के मामले एहसन साहब कोई रायत के लिए तैयार ही नहीं थे। इरिश रूम की खिड़की खोलकर खड़ी हुई हो गई, क्योंकि इसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। इसने निगाहें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। शायद चचा के सुबह वाले रवैये पर शर्मिंदा है। इसने सिगरेट दोबारा सुलगाते हुए सोचा। वो खिड़की से हट गई। वो उदासी से मुस्कुराते हुए फिर आसमान में तकने लगा। इससे 11 साल छोटी इरेज जिसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। वो जानता था, वो चाहता है, मुमकिन नहीं है, मगर नामुमकिन को ही तो मोहब्बत कहते हैं। सोफे पर नीम दराज इरेज सुबह के गुजरे वाक़े में अपना कसूर और पापा के गुस्से की वजह सोचने लगी। पापा कहाँ हैं सलमा बुआ? एक कंधे पर बैग लटकाए दूसरे हाथ में नोट्स थामे रट्टा लगाती हुई इरेज वारिद हुई। जी वो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बोल रहे रखा है कि पूरी रात जागा हूँ, अभी सोने जा रहा हूँ, कोई जागाए ना। इसका नाश्ता टेबल पर लगाते हुए उन्होंने तफसील से बताया। वो अपने नोट्स भूलकर भागती हुई बाप के पास गई। इनकी पेशानी चक्की, हल्का सा बुखार था। इसे थोड़ा सुकून हुआ। बाप की तकलीफ पर वो तड़प गई थी। धीरे से इनका ब्लैंकेट बराबर किया, 4 दुआएं पढ़ी, 2-4 दुआएं पढ़कर फूंक मारी और लाइट ऑफ करके बाहर आ गई। किसके साथ जाऊं कॉलेज? अगर ज़रूरी टेस्ट ना होता तो कभी ना जाती। वो परेशान हुई। नाश्ता भी सही से नहीं किया और बाहर निकल आई कि बस ही से चली जाती हूँ। बाहर आई तो इसकी नज़र लॉन में खुलने वाले बड़े पापा की किचन की खिड़की पर पड़ी। बड़ी मम्मा नाश्ता बना रही थी। उसे अपने शफीक से बड़े पापा और बड़ी मम्मा बहुत पसंद थी। वो इनके पास जाना चाहती थी, बातें करना चाहती थी, मगर पापा के रिजर्व रवैया इससे ज़्यादा घुलने मिलने नहीं देता था। बस कॉलेज आते जाते ही इनसे कभी लॉन में मुलाकात हो जाती, वो सलाम करके आगे बढ़ जाती, या कभी किसी फंक्शन या ज़रूरत के तहत इनके घर जाती थी। मगर आज ना जाने क्यों इसके दिल ने सोचा कि पापा नहीं तो बड़े पापा के साथ ही चली जाती है। वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई। अमूद ने इसे देखा तो घंग हो गया। अस्सलाम वालेकुम, इसने आहिस्ता से सलाम किया। वह हैरत से इसे तक रहा था, जवाब भी नहीं दिया। अरे मेरी बेटी आई है। किचन से पराठे लाती सफ़ीना बेगम को खुशगवार सी हैरत हुई। कोई सवाल ना करते हुए उन्होंने पहले इसे नाश्ता के लिए बैठाया। वो नाना करती रह गई, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी।
वो एक्चुअली मेरा ज़रूरी टेस्ट था, मगर बड़े पापा मुझे ड्रॉप कर देते तो। पराठे के छोटे छोटे नवाले लेती वो टकते हुए सफ़ीना बेगम से बोली, जो बहुत प्यार से इसे तक रही थी। बेटा, बड़े पापा तो सो रहे, ये हमूद तुम्हें ड्रॉप कर देगा। उन्होंने बज़ाहिर मोबाइल पर नज़र जमाए हमूद को देखते हुए कहा। मैं? हमूद को हैरत का झटका लगा। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती क्या? उन्होंने इसे घर का मगर मम्मा, वो चच्चा इसके चेहरे पर तकलीफ नुमाया। इरे जी भर कर शर्मिंदा हुई, क्योंकि पापा का तो हीन भरा रवैया वो हमूद के लिए बचपन से देखती आ रही थी। कोई बात नहीं है बच्ची, पहली बार कह रही है, जाओ ड्रॉप कर दो। उन्होंने इसे उठने का इशारा किया। वो चुपचाप उठ गई और वो भी उठ गया। रास्ते भर वो स्मोकिंग करता रहा। इरिश को अपने इस कज़न से बहुत हमदर्दी थी। इन दोनों में कज़न्स वाली बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो तो बात भी शायद एक दूसरे से बचपन में ही किए हुए थे। हो कुछ तो दोनों की फितरत संजीदा थी, कुछ उम्र का भी फ़र्क था, और इरिश अपने पापा की नापसंदगी की वजह से कभी इससे मुखातिब नहीं हुई। हमूद ने भी कभी कोशिश नहीं की, मगर वो दिल ही दिल में इस छोटी सी लड़की से बेतहाशा मोहब्बत करने लगा। सारा रास्ता खामोशी से कटा। चचा की तबीयत नहीं ठीक है तो मैं तुम्हें वापसी पर भी लेने आऊँगा, इसके लिए गेट खोलते हुए उसने कहा। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई और उसने गाड़ी एक पेड़ के नीचे पार्क की और इसकी छुट्टी का इंतज़ार किया और वहीं रुक कर करने लगा। वाह भाभी, क्या टेस्ट के आपके हाथों में, दिल चाहता है खाता रहूं और टेस्ट है और बस खाता रहूं। हलवा पूरी से इंसाफ करते हुए फैसल ने चटकारा पड़ा। अच्छा तो फिर खाओ ना, पराठे बेलती भाभी मुस्कुराई। खा तो रहा हूं भाभी, वैसे बीवी को कुछ आए या ना आए, टेस्टी खाना बनाना आना चाहिए। इसने बेसन में हाथ धुलते हुए कहा। अच्छा तो फिर ले आए आपके लिए कोई टेस्टी खाना बनाने वाला। भाभी ने इसे छेड़ा। नहीं नहीं, अभी मेरी नौकरी तो लग जाने थे। वो इंतज़ार करके गई। इसकी आंखें चपकने लगी। वो इंतज़ार करने लगी। पराठा के बल देती भाभी थटकी। कौन है वो? उन्होंने इसके चेहरे से फूटती रोशनी को गौर से देखते हुए पूछा। है एक बहुत प्यारी, बहुत ही मासूम। इसको बताते हुए इसका लहजा मोहब्बत से चूर था। मगर वो है कौन? भाभी सख्त हैरत जताती। मेरे कॉलेज में पढ़ती है भाभी, वो बाकी सब बाद में वक्त आने पर बताऊंगा। अब चलता हूँ, अम्मा भी से भी मिल लूँ। वो किचन से निकल गया। उन्होंने इसके चेहरे पर फैलते रंगों को दायमी होने की दुआ दी और इसके पीछे किचन से बाहर आ गई। आज वो हॉस्टल वापस जा रहा था और इसके 3 महीने का कोर्स बाकी था। खुदा हाफिज़ अम्मा भी। वो इनके आगे झुका। अल्लाह की अमान में बेटा। उन्होंने इसलिए पेशानी चुमी। चलता हूँ भाभी, मेरे खिलौने का ख्याल रखिएगा। इसने अम्मा भी के पास तख्ते पर लेटे अपने 3 साल भतीजे को चट्टा चट प्यार किया, जो अगर जाग रहा होता तो कतई इसे जाने न देता। वो हल्का सा कसमसाया। इसके जागने के खौफ में इसने जल्दी से इसे छोड़ दिया। अम्मी मामू कितने दिनों से नहीं आए ना? नाश्ता करते हुए उमैस ने गुजाला बेगम से पूछा। हाँ, कह तो रहा था कि इरिज के कुछ टेस्ट चल रहे हैं, ख़त्म हो तो घुमाने के लिए ले आऊँगा। वही उन्होंने इसकी तरफ बढ़ाई दई। इरिज के नाम पर इसके दिल में घंटियां बजने लगीं। अपनी ये नाप तोल कर बोलने वाले संजीदा और कम उम्र सी कज़न इसे बेहद पसंद थी। सोशल मीडिया पर इसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होने और साल 6 महीने पर इनके घर आने के बावजूद वो कभी इनसे फ्रैंक काफ़ी रिजर्व थी। मुखातिब करने हर बोलती और नाप तोल कर ही जवाब देती। क्या हुआ? गुजाला बेगम ने इसकी खामोशी महसूस की। कुछ नहीं। वो नाश्ते पर झुक गया। इरिज के नाम पर अपने बेटे की तेज़ धड़कनों की आवाज़ पर वो अच्छी तरह से सुन रही थी। तुम्हारी नौकरी लग जाए तो करती हूँ तुम्हारे मामू से बात। वो अपने वजी बेटे की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुई। कैसा पेपर गया तुम्हारा? तमन्ना ने गेट से निकलते हुए पूछा। अच्छा गया, इसने मुख्त से जवाब दिया। आज अंकल नहीं आए अभी तक? इसने आसपास नज़र दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, आज पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, इसने जवाब दिया। इसकी नज़र सामने पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हमूद पर थी। अच्छा फिर किसके साथ आई? तमन्ना ने फिर परेशानी से पूछा। कज़न के साथ। वो आ गई है, मैं चलती हूँ। वो तमन्ना को खुदाफिज बोलकर गाड़ी तक बढ़ी। आप कब आए? वो दौड़ खोलते हुए बोली। मैं गया ही कब था? इससे सादगी से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वो ठटक कर रुकी मगर कुछ पूछा नहीं। वापसी का रास्ता भी खामोशी से कटा। गेट में दाखिल होते ही इसने पापा की गाड़ी को भी अपने पीछे दाखिल होने देखा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसकी तरफ बढ़े। पापा, आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, आपको आराम करना चाहिए था, आप कहाँ गए थे? वो फिक्रमंदी से इनकी तरफ बढ़ी। चटाक एक अचानक एक सन्नाटेदार थप्पड़ ने इसका दिमाग घुमा दिया। वो बेयकीनी से खड़ी रह गई। चाचू प्लीज़। हमूद का दिल दुख से भर गया। उन्होंने एक नफरत भरी नज़र इस पर डालकर एक सर्द लहर इसके अंदर दौड़ गई। वो होंठ भींच कर रह गया। वो घर के अंदर बढ़ गए। इरिज भी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। ये पहला थप्पड़ मैंने ज़िंदगी में तुम्हें लगाया और कोशिश करना कि आखिरी पे। अगर आइंदा तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी तो फिर सोच लेना, अगर तुम कहीं गई या आई तो फिर सोच लेना मैं इससे भी बुरे तरीके से पेश आऊँगा। वो हिलकर रह गई थी। तुम्हें अमाया कैसी लगी है बेटा? लॉन में सोचो में गुम हमूद से सफ़ीना बेगम ने पूछा। ठीक है। क्यों? वो मुतवज्जा हुआ। बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, मुझे अमाया बहुत पसंद है।
उन्होंने हसरत से कहा मगर मम्मा, इसने हैरानी से कहा क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उन्होंने इसके चेहरे में कुछते हुए पूछा। वो रुक गया। आंखों के सामने एक प्यारी सी तस्वीर आ गई मगर फिर कुर्ब से इसकी आंखें मूंद ली। क्या हुआ बच्चे? सफीना बेगम तड़प गई। कुछ नहीं मम्मा, मैं आपको सोच कर जवाब दूंगा। इसने इनसे मुस्कुराते हुए कहा। वो खुश हो गई कि सोचने के लिए वक्त मांगा है, यही बहुत है, वरना पहले तो डायरेक्ट इनकार कर देता था। मैं तुम्हारे पापा को देखती हूँ। उन्होंने इसका शाना से हिलाकर कहा जी। वो बदवक्त मुस्कुराया। उनके जाने के बाद सिगरेट सुलगा ली। पापा इससे सख्त नाराज है। इसका दिल बहुत दुख रहा था। वो पापा से बहुत प्यार करती थी, ऐसे इन्हें नाराज नहीं देख सकती थी। आई एम सॉरी पापा। रात के खाने के लिए वो पापा के रूम में इन्हें बुलाने आई तो इनके घुटनों पर सर रख कर रोती। इनका दिल दुख से भर गया। यही तो इनकी कुल कायनात थी। उन्होंने इसका सर प्यार से अपने सीने से लगाया। पापा आप कभी हमूद के साथ नहीं जाऊंगी, कभी भी। वो और शिद्दतों से रो दी। हाँ बेटा, मैं तो तुम्हें इसके साय से भी दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी इससे बात भी करो। उन्होंने इसका सर से लाते हुए कहा। वो इनसे पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों इतनी नफरत, अगर वो आखिर वो भतीजा है, आपका खून है वो, मगर इनकी आंखों में वाज़ेह नफरत देखकर डर गई। चलिए खाना खा लीजिए। इसने इनका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा चलो मेरा बच्चा। उन्होंने मोहब्बत से इसका सर चूमा। क्या मेरे लिए शादी करना ठीक होगा? बेड पर लेटकर वो बार बार यही सोच रहा था। अमाया एक अच्छी लड़की है, कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना ठीक होगा क्योंकि मैं इससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। मगर मेरी मम्मा की हसरत है कि वो मेरी शादी कर दे। मुझे इनकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। क्या मैं मम्मा से बात करूँ इरिश के लिए? नहीं, मैं अपनी मम्मा पापा की इंसल्ट नहीं करवा सकता चाचू से। अभी तक तो वो सिर्फ मेरी तौहीन करते आ रहे हैं। मम्मा पापा से तो नॉर्मल है, लेकिन अगर रिश्ता लेकर गए तो वो इनसे अपना अपना रिश्ता ही तोड़ लेंगे। वो बेचैनी से उठकर बालकनी में आके कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीते हुए इसने सामने रिच के रूम की लाइट जलती हुई देखी। इसे क्या मसला है जो इतनी रात को जाग रही है? इसने सिगरेट की कश लेते हुए सोचा काश ये भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती जितना मैं करता हूँ तो हमारा मिलन इतना मुश्किल नहीं होता। इसके कमरे की तरफ देखते हुए मुसलसल सोच रहा था। बहू बहू, अम्मा भी की आवाज़ सुनते ही वो किचन से भागती हुई आई। जी अम्मा भी। उन्होंने दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए पूछा। ये लो फैसल का फ़ोन है, तुमसे बात करना चाहता है। उन्होंने रिसीवर इन्हें पकड़ाया। अस्सलाम वालेकुम। रिसीवर कान से लगाते ही फैसल की आवाज़ है। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या हाल है आपके? वो बहुत खुश लग रहा था। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मुस्कुराई। भाभी जान आपकी मदद लेने का टाइम आ गया। वो बेसब्री से मुद्दे पर आ गया। अच्छा जी बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? वो शौकी से बोली। भाभी अम्मा से बात कीजिए ना अरसला के बारे में। उसने धीरे से कहा। ये अरसला कौन है और क्या बात करनी है? उन्होंने से चिढ़ाया। भाभी हस्ब तवक्का वो चिढ़ गया। अच्छा बताओ। वो संजीदा होगी। इसने इसका पूरा बायोडाटा इन्हें बताया और अम्मा अब्बी से बात करने का वादा लिया। उन्होंने वादा तो कर लिया मगर बात करना बहुत मुश्किल लग रहा था। 2-4 इधर उधर की बातें करके उसने फ़ोन रख दिया। वो अपनी सोचों में उलझती किचन में चली गई कि कैसे हम अब्बी से बात करें। फेसबुक ओपन करते ही धर धर नोटिफिकेशंस आने लगे। वो मुस्कुराते हुए कमेंट्स पढ़ने लगी। कुछ दोस्तों ने लाइक और कमेंट दोनों किए थे। कुछ ने सिर्फ लाइक और कमेंट्स पढ़ने के बाद इसने चेक करना शुरू किया कि किस किसने लाइक किया। इनमें गुजारा फुप्पी का बेटा उमैस भी था। वो काफ़ी दिनों से ऐड था मगर ना इसने कभी कोई कॉमेंट किया था और ना ही इनबॉक्स में आया। एक बात है कि मेरे कज़न्स छिछोरे नहीं है, चलो अच्छा है, वरना मुझे बड़ी उलझन होती है ऐसे लोगों से। इसने मैस की प्रोफाइल देखते हुए सोचा। वो काफ़ी हैंडसम था। जब भी पुप्पी के घर गई तो इससे सरसरी मुलाकात ही हुई थी। ना कभी इसने इससे मुखातिब होने की कोशिश की, ना इसने कभी इससे किस तरह की बात की। बस सलाम सलाम का जवाब। मगर इसके भाई बहनों की बातों से लगता था कि वो काफ़ी डरते हैं इससे। वहाँ की लड़कियाँ तो आम तौर से भी अपने भाइयों से डरती थी। इसे पुप्पी के घर जाना ना तो कभी अच्छा लगा ना ही बुरा। बस पापा कहते तो वो तैयार हो जाती थी। बालकोनी में काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। वो वहीं कुर्सी पर बैठकर लॉन में जाना इसने तर्क कर दिया था। वो किसी भी तरीके से पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए पापा के नाश्ता करके ऑफिस जाने के बाद वो बालकोनी में बैठ गई। इसने फिर फ़ोन उठा लिया। तन्हाई और बोरियत से बचने के लिए वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। वो एक बार फिर फ़ोन में खो गई। मामा, इसने नाश्ता करते हुए बेजारी से पुकारा। हाँ बेटा। वो तो मुंतज़िर ही थी। मम्मा मैं अमाया से शादी के लिए तैयार हूँ, आप आंटी के पास रिश्ता लेकर जा सकती हैं। उसने संजीदगी से कहा। जीते रहो मेरी जान। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे की पेशानी चूमी। वो खुद से मुस्कुराया। क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं लग रहा? उन्होंने इसका चेहरा देखते हुए पूछा। नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप शादी की तैयारी करें। उसने मम्मा के गिरद अपने बाजू लपेटते हुए कहा चलो नाश्ता करो। उन्होंने पराठा इसकी प्लेट में रखा। वो समझ रही थी वो दिल से नहीं राजी, मगर या वो इसकी भलाई के लिए कर रही थी। आखिर कब तक वो इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगतना? इसे अपनी ज़िंदगी में आगे भी तो बढ़ना था। वो माँ थी, आखिर कब तक बर्दाश्त करती? आज ऑफिस से ज़रा जल्दी आ जाना। उन्होंने इसे नैपकिन से हाथ साफ करते देखा तो कहा। लेकिन क्यों? उसे रुककर सवालिया नज़रों से देखा। कुछ शॉपिंग कर लूँ, रिश्ता लेने जाऊँगी तो अमाया के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेती जाऊँगी। इनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। ठीक है मामा मैं आ जाऊँगा। उसने ठंडी सांस लेकर और बैग उठाकर बाहर निकल गया। तुम्हारे पेपर्स कब ख़त्म होंगे रिच? पापा ने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए पूछा। जी ख़त्म हो गए हैं। इसने जूस का गिलास भर इनकी तरफ बढ़ाया। अच्छा। रिदा निदा गजाला आपा को तंग कर रही थी कि मामू के घर जाना है। मैंने सोचा तुम्हारे पेपर्स ख़त्म हो तो इन्हें ही यहाँ बुला लूँ, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। हम उम्र लड़कियों के साथ और भी घूम फिर लेंगे। उन्होंने तफसील से बताया। जी ठीक है पापा आप बुला लें। उसे इस बात में सारे ला लिया। इससे किसी के आने जाने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर न जाने कि वो आजकल अपने
अकेलेपन को बहुत ज़्यादा फ़ील करी थी, इसलिए थोड़ी खुशी हुई कि अब थोड़ा अच्छा फ़ील हो शायद। तो आप बेडरूम वगैरह मुलाजमा से रख कर सही करवा लें, कल या परसों तक आ जाएंगे वो लोग। ओके, अब हम चलते हैं। वो हाथ साफ करते हुए उठ गए। वो भी बर्तन वगैरह उठाने लगी। अम्मा भी चाय लाएं ले उसने उन्होंने चाय का कप तख्त पर रखा और वहीं बैठ गई। जीती रहो बहू। अम्मा भी ने शफकत से इनके सर पर हाथ फेरा। अपनी ये बहू इन्हें बहुत अजीज से दुआ करी थी कि दूसरी भी इस जैसी भली रहे तो घर जन्नत बन जाएगी। बहू कोई काम है मुझसे? उन्होंने मुसलसल इन्हें बैठे देखा तो पूछ बैठी। जी अम्मा भी एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। उन्होंने सर झुकाए हुए कहा। बोलो बेटा क्या बात है? अम्मा भी मुस्कुराई। अम्मा भी फैसल की नौकरी लग गई है तो अब हमें इनकी शादी भी तो करनी होगी। उन्होंने धीरे से गर्दन उठाकर कहा। सोच तो हम भी रहे हैं मगर कोई समझ ही नहीं आ रही। बेटियां तो सबकी प्यारी होती हैं मगर हम सोच रहे थे कि कोई सीधी सादी शरीफ घराने की बावकार लड़की हो। अम्मा भी ने संजीदगी से कहा। जी अम्मा भी वो फैसल ने एक रिश्ता बताया था हमें, इनके साथ ही पढ़ती है। उन्होंने अटकते हुए बताया। अच्छा साथ में पढ़ती है, लेकिन हम तो कोई घरेलू लड़की चाह रहे थे मगर खैर जब इन्हें वही पसंद है तो आप इनसे इनके ख़ानदान के बारे में पूछिए। अगर सब अच्छा हो तो हमें कोई मसला नहीं है। जिसमें फैसल की खुशी इसमें हम भी आखिर ज़िंदगी तो इन्हें गुजारनी है। आखिर में अम्मा भी मुस्कुराई। अम्मा भी को मुस्कुराते देखकर इनकी जान में जान आई। वो मोबाइल पर मछली बनाने की रेसिपीज देख रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। सलीमा बुआ देखें दरवाजे पर कौन है। इसने वहीं से इन्हें आवाज़ दी मगर शायद वो अपने क्वार्टर में जा चुकी थी। वो बड़बड़ाती हुई चप्पल पैर में डालती खुद ही खोलने चली। अस्सलाम वालेकुम। सामने बड़ी मम्मा और बड़े पापा को देखकर इसे काफ़ी हैरत हुई। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। सफ़ीना बेगम ने इसे प्यार से गले लगाया। बड़े पापा ने भी शफकत से इसके सर पर थपका। इतनी मोहब्बतों पर इसकी आंखें भीग गई। मैं पापा को बुलाती हूँ। इन्हें लाउंज में ही सोफे पर बैठा देखकर वो स्टडी रूम में पापा को बुलाने चलेगी। बड़े पापा और बड़ी मम्मा आई हैं। दरवाज़ा नॉक करके वो पापा को बताकर किचन में चली आई। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने आते इस्लाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब ने उठकर इन्हें गले लगाया। कैसी भाभी आप? तबीयत कैसी है आपकी? उन्होंने बहुत अपनायत से सफ़ीना बेगम से पूछा। हमूद से जो भी इनका मसला था मगर अपने भाई भाभी को वो दिल से इज्जत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो मुस्कुराई। इरिश ने चाय बनाई, पापड़ तले, फिर से कबाब निकाल कर फ्राई किया और 2-4 बेकरी की अशिया रखकर वो ट्रॉली लेकर लाउंज में आ गई। अरे बेटा इन सब की क्या ज़रूरत थी? सफ़ीना बेगम ने इसे अपने पास बैठाया। ज़रूरत क्यों नहीं थी? बड़ी मम्मा ने अपने हाथों से बनाया है मैंने। वो मोहब्बत से बोली। अरे तब तो हम ज़रूर चखेंगे। बड़े पापा ने कबाब की प्लेट उठाते हुए कहा। मैं सर्व कर देती हूँ। उठ कर इनके पास आ गई। पापा ने इसकी खुशी से दमकता चेहरा देखा मगर कुछ बोले नहीं। हम तुम्हारे पास एक इल्तिजा करने आए हैं। शहजाद साहब ने संजीदगी से कहा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? अब मेरे लिए बाप जैसे हैं। वो इसके पास आकर बैठ के हमूद की शादी तय कर दी है हमने और हम चाहते हैं कि तुम और इरज इसमें भरपूर शिरकत करो क्योंकि हमारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से इन्हें देखा। वो कुछ नहीं बोले। इरिज भरी नज़रों से इन्हें देख रही थी। उन्होंने एक नज़र इससे देखा और कहा ठीक है हम ज़रूर आएंगे। इरिज खुशी से खिल उठी। शहजाद साहब ने इन्हें गले लगाया और खुशी खुशी रुखसत हो गए। तुम्हारे बड़े मामू का फ़ोन आया था। वो तीनों टीवी देख रहे थे कि उजाला बेगम ने इत्तला दी। खैरियत? अफीफ ने नज़रें टीवी से हटाई। हाँ हमूद की शादी है, इसी में इनवाइट करने के लिए उन्होंने बताया। सच्ची? अम्मी रिदा खुशी से चीखी। हाँ उन्होंने हंसते हुए कहा। कब की डेट है? अफीफ ने इन दोनों को घूरते हुए अम्मी से पूछा। अगले हफ्ते की उन्होंने बताया। अच्छा अम्मी फिर हम कब चलेंगे? वैसे भी तो हम परसों जाने वाले थे छोटे मामू के यहाँ। इन दोनों ने फिर बेसब्री दिखाई। अब उमैस आ जाए तो इसे मशवरा करके ही कुछ फाइनल होगा ना, तुम लोग बावली ना हो। उन्होंने इन्हें डांटा। इन्हें अब अपनी शॉपिंग की फिक्र हो गई थी। वो वॉशरूम में शॉवर ले रहा था। रूम में बेड पर रखे फ़ोन की बेल की हल्की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। पता नहीं कौन है, इसने बेजारी से सोचा। सामने वाला शायद बहुत मुस्तकिल मिजाज था। मुसलसल रिंग कर रहा था और तौलिए से बाल रगड़ता बाहर आया। फ़ोन अब भी बज रहा था। इसने खौफ से इसे देखा और नज़रअंदाज करके आईने में बाल संवारने लगा। बेल अब बंद हो गई थी। इसने सुकून का सांस लिया और रूम से बाहर निकल गया। इसका इरादा खाना खाकर सोने का था। खाना लगा दूं साहब? फरीद ने किचन से निकलकर पूछा। क्यों, सब कहाँ हैं? वह हैरान हुआ। जी वो लोग तो आपके ससुराली डिनर पर इनवाइट हैं। फरीद शौकी से बोला। ओह हाँ। इसे याद आया कि मम्मा ने इसे जिक्र किया था मगर इसने काम का बहाना करके मना कर दिया था। उन्होंने भी इसे फोर्स नहीं किया। अच्छा ठीक है तुम खाना लगाओ। वो कुर्सी खिसका कर बैठ गया। खाना खाकर रूम में आया तो फ़ोन बज रहा था। इसने फिर इग्नोर कर दिया। अभी इसका किसी से बात करने का कोई मूड नहीं लग रहा था। वो सिगरेट और लाइटर लेकर बालकोनी में चला आया। इरिज के रूम के लाइट्स ऑफ थी। शायद वो लोग खाना खा रहे हों क्योंकि वो इतने सवेरे सोएगी तो हरगिज़ नहीं। वो वहीं चेयर पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। जब जब इसकी नज़र इरिज के रूम की खिड़की पर पड़ती इसका दिल इसकी तरफ और खींचता। वो जानता था कि इसने कभी नहीं बोल पाएगा। पापा की गाड़ी गेट से दाखिल हो रही थी।
वो लोग वापस आ गए। इसके फ़ोन की बेल मुसलसल बज रही थी। वो झुंझला कर रूम में आया। कोई अनजान नंबर था, इसने रिसीव किया। हेलो, कोई जानी पहचानी निस्वानी आवाज़ थी। जी कहिए, इसने उलझे हुए लहजे में कहा। कैसी हैं आप? दूसरी तरफ काफ़ी दिलकश आवाज़ थी। वो पहचान गया कि ये माया है। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इसने आहिस्ता से पूछा। आप डिनर पर क्यों नहीं आए थे? मैं इंतज़ार करती रह गई थी। इसने शिकवा किया। जी सॉरी, मैं बिजी था बहुत, इसलिए नहीं आ सका। इसने बड़ी मुश्किल से अपना लहजा नॉर्मल रखा। चलिए कोई बात नहीं, ये बताएं इतनी देर से कहाँ थे? कॉल नहीं पिक कर रहे थे? इसने बीवी बनने की कोशिश की। कहीं नहीं, यही था। वो बेजार हो गया था। तो क्या फ़ोन साइलेंट पर था? इसने फिर से सवाल दागा। नहीं, साइलेंट तो नहीं था, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा है किसी से बात करने का। इसने नहीं पिक कर रहा था। वो ज़्यादा देर तक खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। ओके कोई बात नहीं, आप सो जाएं। काफ़ी देर चुप रहने के बाद इसने कहा जी। इसने बिना कुछ सुने फ़ोन काट दिया। माया हैरत से फ़ोन को घूरती रह गई। अकेले शॉपिंग भी बोर लगती है। रात को सोते हुए उसने सोचा, इसका दिल चाह रहा था हमूद की शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करने का। कोई दोस्त भी तो इतनी क्लोज नहीं है कि जिसके साथ जाने की परमिशन दे दें। कोई बहन भी नहीं है। वो अफसरदा थी। फिर इसे याद आया कि रिदा निदा आने वाली हैं। इनसे बोल देती हूँ कि तुम लोग अपनी शॉपिंग यहीं आकर करना। इसके दिमाग में ख्याल आया, मगर इनका नंबर तो है ही नहीं मेरे पास। वो मायूस होगी। पापा से भी नहीं ले सकती, रात हो चुकी है। एक काम करती हूँ, उमैस से ले लेती हूँ। इसे अपनी आईडी में ऐड उमैस याद आया, जिससे इसने कभी बात नहीं की थी। इसने इसकी आईडी ओपन की। प्रोफाइल पे अपना मकरूर पर्सनैलिटी के साथ बड़ा जुमान था। न जाने क्यों इसका दिल धड़क उठा। इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मगर कांपते हाथों से इसने मैसेज सेंड कर ही दिया। मम्मा, आपको लगता है कि हमूद इस शादी से खुश है? सोफे पर आड़े तिरछे लेटी अमाया ने अचानक सायरा बेगम को मुखातिब किया। तो आपको क्या लगता है, बिना खुशी के वो इस शादी पर राजी है? बेटा, आजकल की जनरेशन के बेटों पर हम दबाव डाल ही नहीं सकते। वो तो बेटा है, वो भी लाडला इकलौता। इन्हें के इसकी बात पचकाना लगी। इसकी पेशानी पर लकीरें पड़ गई। कोई प्रॉब्लम है बेटा? उन्होंने परेशानी से पूछा। नहीं नहीं मम्मा, कोई बात नहीं है। इसने इन्हें तसल्ली दी। माया, उन्होंने खुफकी से घूरा। इसने कॉल पर होने वाली बातें बता दी। हो सकता है बेटा वो थक गया, ऑफिस में काम ज़्यादा हो। उन्होंने तसल्ली दी, जबकि खुद इनका दिल परेशान हो गया। मम्मा, हो सकता है वो भी रिलैक्स हो, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो रिलैक्स नहीं होगी मम्मा भी परेशान होंगी। वो इस साल की फसल का पूरा हिसाब देख रहा था। तभी फेसबुक मैसेज की टून बजी। इसने फ़ोन उठाया। अगले पल इसे हैरत से ध्यान गिरा। इरिज, अस्सलाम वालेकुम। उमैस, वालेकुम अस्सलाम। इरिज, मुझे रिदा निदा का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। उमैस, इनका कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है। इसे सख्त हैरत हुई कि सोशल मीडिया के स्टोर में इनके पास पर्सनल फ़ोन नहीं है। वो इसकी एज क्लास में थी। इसने फिर मैसेज टाइप किया था। वैसे पापा ने फ़ोन तब दिया था जब वो 8th में थी। इरिज, मुझे इनसे बात करनी थी। उमैस, लैंडलाइन पर कॉल कर लीजिएगा, या फिर कोई मैसेज हो तो मुझे दे दे। इरिज, इनसे कहिएगा कि वो शादी की शॉपिंग ना करें, यहाँ कर मेरे साथ करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैसेज पहुँचाकर वो लॉग आउट हो गई थी। उमैस को बेसख्त हंसी आई। इसने खुदा हाफिज़। आपने पहली दफ़ा बात की वो मुझे मैसेंजर बनाने के लिए। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया। खैरियत है? बच्चे ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा रहा है। अम्मी ने चाय का कप इसके पास रखा। जी वो कुछ नहीं, वो गड़बड़ाया। अम्मी सुने। वो जाने लगी तो इसने पुकारा। हाँ बोलो। वो पलटी। अम्मी, वो इरिज का मैसेज आया था। इसने कहा है कि रिदा निदा शादी की शॉपिंग वहीं जाकर करें। इसका चेहरा चमक रहा था। गजाला ने दिल में बेटे की बुलाई। नहीं कोई ज़रूरत है, मेरी बच्चियाँ यहीं से शॉपिंग करके जाएंगी। अब आखिर में वहाँ जाकर क्या तैयारी करेंगी? उन्होंने मुस्कुराहट दबा कर कहा। मगर अम्मी, इसने मैसेज किया है, बेचारी अकेली होगी तो इसलिए चाहती होगी कि रिदा निदा साथ में होंगी तो उसके साथ शॉपिंग कर लेंगी ना। तो उसने इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। अच्छा बेटा जी, इस बेचारी की इतनी परवाह। अभी तक तो बहनों को शॉपिंग पर जाने की इजाज़त बड़ी मिन्नतों से देते थे। उन्होंने इसके लेते लिए। अम्मी तो अभी से रवायती सास बन रही हैं आप। इसने सर घुसाते हुए बेचारगी से सोचा। हमूद की शादी निपट जाए तो करूंगी तुम्हारे मामू से बात। उन्होंने प्यार से इसके सर पर चप्पत लगाई। इसकी रूह तक सरशार होगी। गुजाला के आने का कुछ फिक्स हुआ? सफीना बेगम ने चाय पकड़ाते हुए पूछा। कल सुबह तक पहुंच जाएगी, उन्होंने बताया। अच्छा चले ठीक है। एक ही पुप्पी है हमूद की, एक है भतीजा है हमूद। सारी रस्में का इसका होना ज़रूरी है। वो मुस्कुराई। वैसे हैं कहाँ साहबजादे? अभी तक आए नहीं ऑफिस से? उन्होंने हैरत से पूछा। नहीं तो आया अभी तक। वो फिक्रमंद हुई। जब से शादी फिक्स हुई है इसकी बहुत ज़्यादा ड्यूटी देने लगा है। उन्होंने इसकी रूटीन नोट की। मुझे लगता है वो आ गया। उन्होंने हॉर्न की आवाज़ सुनकर कहा। अस्सलाम वालेकुम। वो थके थके कदमों से दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। सफीना बेगम ने इसे अपने पास जगह बनाई। क्या बात है साहबजादे, आजकल आप अपने काम में बिजी रहते हैं। कहीं ये तो नहीं सोच लिया कि आपने कि शादी से पहले ही सारे काम निपटा लें, पर शादी के बाद सिर्फ अपनी दुल्हन के साथ वक्त बताएंगे? उन्होंने अपना लहजे में बशाशत लाते हुए पूछा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पापा, बस आजकल काम ज़्यादा है, इसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। सफीना बेगम ने इशारा किया। और बताओ, डिनर विनर पे गए बहू के साथ? उन्होंने दोस्ताना लहजे में पूछा। नहीं पापा, बिजी बहुत ज़्यादा हूँ ना।
वो निगाहें चुराते हुए बोला, अरे बेटा टाइम तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाता है, टाइम तो निकालना पड़ता है ना। सफीना बेगम ने भी हिस्सा लिया। जी मामा, इसने फर्माबरदारी से सर झुकाकर कहा, लेकिन कब बेटा, 2 दिन बाद तुम्हारी मेहंदी, अब तो इसके घर वाले बाहर भी नहीं निकलने देंगे। मायूं बैठ चुकी होगी, हमारा मतलब ये था कि थोड़ा बहुत टाइमिंग चेंज करो, शादी बाद तुम्हें अमाया को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा। अब तुम अकेले नहीं रहे, वो भी तुम्हारे साथ होगी। सफीना बेगम ने इसे तफसील से समझाया। ठीक है मामा, जैसा आप कहें, मैं अब चलता हूँ, मुझे आराम करने दे, थोड़ी देर बाद फिर खाना खाऊंगा। वो कोट कंधे पर डालता उठ गया। ठीक है बेटा, सफीना बेगम ने इसके थके चेहरे को देखते हुए इजाज़त दी। पापा पप्पी के लिए कल लंच बनवाऊं या शाम की चाय पर कुछ इंतज़ाम कर लूँ। इसने रायता का बर्तन पापा के पास रखते हुए पूछा। मेरा ख्याल है लंच ही बना लो, क्योंकि थोड़ी लेट हो जाएगा, मगर पता नहीं रास्ते में ढंग से कुछ खाएंगे या नहीं। पापा ने 2-4 डिशेस के भी नाम बताए। ठीक है पापा, वैसे पापा पुप्पी और नदा रिदा अकेली आ रही हैं। उसने सालन निकालते हुए कनखियों से पापा को देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, उमैस बहुत ही ज़िम्मेदार बच्चा है, वो इस तरह औरतों का अकेला आना कतई पसंद नहीं करेगा। हो सकता है वो या अफीफ कोई आए साथ पे। पापा ने खाना खत्म करके प्लेट खिसकाई। इरिज का दिल अजीब अंदाज से धड़कने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बेटा, रूम तो साफ करवा दी हो ना तुमने, पापा ने जाते जाते पूछा। जी जी बिल्कुल पापा। वो चौंक गई और अपनी इस हालत पर खुद ही हंसी बर्तन समेटने लगी। ये वाला सूट पहन के चलते हैं और ये वाला जब इरज के साथ मार्केट जाएंगे ना तब पहनेंगे। निदा दोनों सूट अपने साथ लगाकर आईने में देखते हुए बोली। और जूते? निदा ने शू रेक रैक पर रखते हुए जूतों का मुआयना शुरू किया। मेरा बैग पैक हो गया। मैं दस्तक देकर रूम में आया। जी जी भाई, रिदा ने झपट कर दुपट्टा उठाया और सर पर लिया। ठीक है, ये लो 2 जोड़े कपड़े मैं नए लाया हूँ, ये भी रख दो। इसने 2 शॉपर्स पकड़ाए। जी, रिदा ने शॉपर पकड़ा। और तुम लोगों ने शॉपिंग कर ली अपनी? इसने जानबूझकर पूछा। जी भाई, वो अम्मी ने कहा है कि वहाँ जाकर रिच के साथ करेंगे। रिदा डरते हुए बोली, मुबादा भाई मना ही ना कर दे। ओह अच्छा, ये लो अपनी पसंद का जो दिल चाहे ले लेना। उसने हज़ार के कई नोट इनकी तरफ बढ़ाए। इनकी आंखें फट गई कि भाई शॉपिंग तो अपने पैसों की करवाते थे, मगर इतनी खुश दिली से तो कभी नहीं। नहीं अम्मी देंगी ना हमें। वो खिलाकर बोली, अरे कोई बात नहीं, अम्मी से भी ले लेना। उसने प्यार से इन्हें पकड़ाया। और ये कपड़े क्यों नहीं रखे तुम लोगों ने? इसे बेड पर पड़े कपड़ों को देखकर कहा और इन्हें के बीच जगह बनाकर बैठ गया। रिदा और निदा को हैरत के मारे पसीने छूट गए कि भाई इतने बेतकल्लुफ। जी भाई, वो हम सोच रहे थे कि कौन सा पहन कर जाएं, कौन सा रिच के साथ शॉपिंग पर जाएं, तब पहन कर जाएं। रिदा ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। ऐसा करो, तुम्हें जो पसंद है वो पहन कर चले जाओ, शॉपिंग रिच से पूछ कर पहन लेना। और वैसे भी शादी की शॉपिंग कौन सा एक बार में मुकम्मल होती है, बार बार जाना पड़ेगा। उसने बिल्कुल सहेली की तरह मशवरा दिया। निदा को तो अब सच में भाई की दिमागी हालत पर शिबा होने लगा था। इससे पहले कि उसका बुखार चेक करती अफीफ की एंट्री हुई। आज काफ़ी नहीं मिलेगी क्या? इससे खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत हैरत है बड़े भाई की को बेतकल्लुफी से बेड पर बड़ा जुमान देखकर से जोर का झटका लगा। क्या बात हो रही थी? वो भी बिल्कुल अंदर आ गया। वो रिदा निदा जाने की पैकिंग करी थी और ड्रेसेस में कंफ्यूज थी, तो मैं इनकी हेल्प कर रहा था। इसने कुछ दिले से बताया। मेरी प्यारी सी छोटी बहनों, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, वरना भाई साहब के झटकों से मैं चकरा कर गिर जाऊंगा। इसे चकराने की एक्टिंग ये किसके कपड़े हैं? शॉपर ने जिससे झांकते मर्दाना कपड़ों को देखकर सीधा होकर इन्हें निकालने लगा। मेरे हैं। उमैस ने मोबाइल में मैसेज चेक करते हुए बताया। आप भी जाएंगे क्या? इसने सरसरी सा पूछा। हाँ, वो मोबाइल पर ही मसरूफ था। इसे फिर झटका लगा। क्यों, मैं नहीं जा सकता? इस पर बेयकीन चेहरे को नज़र उठाकर देखा। नहीं, मुझे लगा शादी पर ही जाओगे। अगर आप बिजी हो तो रहने दो, मैं ले जाता हूँ अम्मी और बहनों को, आप शादी वाले रोज़ ही आ जाना। इसने इसके चेहरे पर खोजने की कोशिश की। नहीं मैं ही जाता हूँ, मुझे वहाँ बहुत ज़रूरी काम है। इसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी, आंखों में प्यार की चमक। ओह, तो अम्मी आपका काम हो गया इतनी आसानी से? वो खुद से मुखातिब हुआ। इसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उमैस उठकर चला गया, मगर वहाँ बैठा सोचता रह गया। हमूद, जल्दी उठो बेटा, आज अमाया की मेहंदी का ड्रेस लेने जाना है। सफीना बेगम ने पर्दे खसखसाते हुए हमूद को आवाज़ दी। जी मामा आप चले, मैं आता हूँ। वो एक ही बार में उठ बैठा। जी मामा चलें। वो तैयार होकर नीचे आया। अरे क्या चले, नाश्ता तो कर लो। उन्होंने खुफकी से घूरा। नहीं मामा, बस चाय बनवा दे, नाश्ता वापसी पर कर लूँगा, अभी दिल नहीं चाह रहा। वो सुस्ती से सोफे पर बैठ गया। ओके। वो मुलाजमा से चाय का कहकर चादर लेने चलेगी। हम निकल ही रहे हैं। ट्रेन में बैठते ही ना जाने क्या सोचकर इसने इरिज को मैसेज कर दिया। इसकी मोहब्बत इरिज के लिए बढ़ती जा रही थी। अब तो अम्मी भी राज़ी, बस मामू को राज़ी करना होगा, मगर वो तो पहले ही मेरे फ़ैन है। वो मुस्कुराया। बहुत जल्द मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। गजाला बेगम ने बेटे का मुस्कुराता चेहरा देखा और दिल में खुद से मुखातिब हुई। तुम लोग कुछ खाओगी? उसने मुद्दत होकर बैठी रिदा को मुखातिब किया। नहीं भाई, बस पानी पिला दें। रिदा ने कहा, इन्हें सफ़र में अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मगर गर्मी की वजह से प्यास लग गई थी। हाँ मैं लाता हूँ। वो थोड़ी देर बाद मिनरल वाटर की बोतल ले आया। भाई अपना फ़ोन देंगे, हम बोर हो रहे हैं। रिदा ने भाई का मूड अच्छा देखकर कहा। इसने जेब से मोबाइल निकाल कर इन्हें थमा दिया और खुद महबूब की यादों में खो गया। वो दोनों सेल्फियाँ लेने लगी। भाई के साथ भी ज़बरदस्ती 2-4 सेल्फियाँ नी अम्मी को भी शामिल कर अफीफ को भेजकर अपनी इंजॉयमेंट इसे दिखाकर इसे खूब जलाया। भाई साहब की मस्तियाँ तो देखो, इश्क ने तो इन्हें हंसना सिखा दिया। फ़ोटो देखते हुए अफीफ ने तंजिया मुस्कुराहट से सोचा।
ये देखो बेटा, ये खूबसूरत लग रहा है ना। काफ़ी देर ढूंढने पर सफ़ीना बेगम को ग्रीन और येलो कढ़ाई वाला गरारा पसंद आ गया। जी मम्मा, बहुत अच्छा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी मुस्कुराहट में इसे हौसला हुआ। मैडम यही वाला ले ले, बहुत खूबसूरत है, सेल्समैन ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहा। यही माशाल्लाह, बस अल्लाह नसीब करे। उन्होंने दुआ की। अरे आप लोग, वो लोग निकल ही रहे थे कि माया की मम्मा मॉल में दाखिल हुई। जी बस वही मेहंदी की ड्रेस लेनी थी, वही लेने आए थे, सफ़ीना बेगम ने खुशी से कहा। आंटी, इफ़ यू डोंट माइंड मैं ड्रेस देख सकती हूँ? अमाया की छोटी बहन अनाया ने रिक्वेस्ट की। श्योर बेटा, उन्होंने कुछ जल्दी से कहा। वो खटाखट तस्वीरें निकालने लगी। सायरा बेगम ने तंबी नज़रों से इसे घूरा। ओफो मम्मा, घूरी तो मत, आपी को ब्लैकमेल करने के लिए। वो शौकी से मुस्कुराई। हमूद के साथ भी इसने 2-4 सेल्फियाँ ली। वो भी जबरन मुस्कुराता हुआ शामिल हो गया। मम्मा मैं गाड़ी में हूँ, ये कहता वो बाहर निकल गया। सायरा बेगम को उसकी बेनियासी बहुत खुली, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। ये ले फ्रेश हो जाएं। वो लोग सफ़र से थके हारे आए और ड्राइंग रूम में आड़े तिरछे पड़े थे। इरिच शरबत बना लाई, जीती रहो बिच्ची। गजाला बेगम ने सर पर हाथ रख कर दुआ दी। शुक्रिया पुप्पी, वो मुस्कुराई। ये ले, आप ही कपाते हाथों से उसने उमैस को शरबत पकड़ाया। इसे सामने देखकर इसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। शुक्रिया। उमैस ने भी अपने दिल में होते फुटबॉल मैच पर काबू पाकर शुक्रिया अदा किया। गजाला बेगम ने दोनों की हरकत नोट की और मायनी खेज मुस्कुराहट से अपने बेटों को देखा, जो आस पास से बेखबर बेटियों को शॉपिंग टाइमिंग फिक्स कर रही थी। इरिज, मैं ये वाला पहन लूँ? उसने ऑरेंज और नेवी ब्लू करती इसकी के साथ लहराई। हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है। इरिश की आंखों में साइज थी। रिदा, मामू से बात की है? किसके साथ जाएंगे हम लोग? मारा से मस्कारा लगाते हुए निदा ने पूछा। हाँ मामू बोल रहे थे कि मैस भाई लेकर जाएंगे, रिदा ने बताया। कपड़े निकालती इरिश के हाथ रुके, होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या? मस्कारा लगाती निदा का हाथ लर्जा। वो क्यों जा रहे हैं? फालतू की रोक टोक लगाए रहेंगे, सुकून से जीने देंगे? नहीं, न जाने क्यों इरिश को निदा की बातें बुरी लग रही थी। तुम फिक्र मत करो, आजकल भाई का मूड बहुत अच्छा है, कुछ नहीं कहेंगे, इसने बगौर इरिश का चेहरा देखते हुए कहा। इरिश वैसा ऐसा लगा जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। रिदा ने भी भाई के वाहिलाना नज़रों से इरिज को तकने लगा और इसकी निगाहें नीचे करके वहां से खिसक जाना अच्छी तरह महसूस किया था। निदा बड़बड़ाती हुई बाकी की तैयारियों में लग गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमूद ने हैरत से पूछा। वो तीनों अपने अपने पर्स संभालती घर से निकल रही थी और उमैस गाड़ी स्टार्ट करके बैठा था। इसने शायद उमैस को नहीं देखा। आपकी शादी के लिए शॉपिंग करके सोचा है ज़बरदस्त सा तैयार होंगे, आखिर लड़के वाले जो है। रीता शौकी से बोली। अच्छा मैं ड्रॉप कर देता हूँ, धीमे से मुस्कुराया। मैं अपनी बच्चियों को जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी पर कहीं जाने की इजाज़त देता हूँ और किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। इससे पहले कि इरिज इससे कुछ माजत करती कि पापा ने अचानक आकर जहर का तीर छोड़ा। हम उमैस भाई के साथ जा रहे हैं हमूद भाई, हिंदा शर्मिंदगी से बोली। इसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। इनका दिल शॉपिंग से चौट हो गया था, मगर फिर भी चली गई। उमैस का दिल हमूद के लिए कट कर रह गया। कुछ भी हो, वो इनका कज़न था। ग्रीन और गोल्डन खूबसूरत से शरारे में फूलों के जेवरात पहने अमाया का हुस्न गजब ढा रहा था। साथ ही ग्रीन कुर्ते में उदासी से मुस्कुराता हुआ हमाद भी सबके दिलों पर छा रहा था। अफीफ भी फंक्शन में शरीक होने के लिए आ गया था, इसलिए वो और उमैस मुसलसल काम में लगे थे। ग्रीन साड़ी में जूड़ा बनाए सोबर सी सफ़ीना बेगम अपने बेटे की बलाई लेते नहीं थक रही थी। मेहंदी कलर के लॉन्ग फ्रॉक में खुले बालों के साथ हल्के हल्के मेकअप में रिदा और निदा के साथ दाखिल हुई। उमैस का दिल धड़क उठा। हमूद ने भी निगाहें उठाकर इसे देखा। दोनों की आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक की आंखों में हज़नों में लाल के रंग नुमाया थे और दूसरे की आंखों में पा लेने का खुमार छाया हुआ था। इरिज ने एक बार नज़र उठाकर उमैस को देखा, मगर इसे महवी से तख्ता पाकर से ड्रेस पटा कर निगाहें झुका ली और आगे बढ़ गई। वो वहीं स्टेज के पास पापा पुप्पी और रिश्तेदार खवातीन के पास बैठ गई। रिदा और निदा मिठाई खिलाने स्टेज पर पहुंच गई और इन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगी। बेटा तुम भी जाओ, मिठाई खिला दो, किसी रिश्तेदार ने कहा। वो उठने लगी मगर अपने हाथों पर दबाव महसूस कर के रुक गई। पापा इसे आंखों से इशारे से तंबी कर रहे थे। स्टेज पर बैठते हमूद ने इस मंजिल को इंतहाई कुर्ब से देखा। इरिश को भी रोना आ गया। इसे पापा का कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसका दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर जब तक महफिल खत्म नहीं हुई इसे यहाँ बैठना पड़ा। अभी रात ही तो इतनी देर से फंक्शन से आए, अब शाम में फिर फंक्शन। उमैस ने सुस्ती से कहा। वो सब नाश्ता करने के बाद लाउंज में बैठे थे। आज रात का फंक्शन बहुत यादगार होगा, गजाला बेगम ने मायनी खेजी से मुस्कुराहट के साथ कहा। अफीफ भी हंस दिया। लेकिन क्यों? पुप्पी अरीज बेचैन हुई। वो अम्मी का मतलब था बड़े मामू के इकलौते बेटे की शादी है, जाहिर है यादगार तो होनी ही है। अफीफ ने इसे समझाया। वो मुत्तफिक हुई। वैसे अरीज तुम आज क्या पहनोगी? रिदा ने पूछा। ये ब्लू कलर की ड्रेस। सपनों में खोई उमैस ने शायद इरिज को इसी कलर के ड्रेस में देख लिया था, इसलिए इसके मायने मुंह से भी बेसाख्ता निकला। आपको कैसे पता भाई? रिता को हैरत हुई। नहीं वो मैं फ़ोन पर बोल रहा था, फ़ोन कान से लगा था, बाहर निकल गया। गजाला ने मुस्कुराते हुए चाय का कप होंठों से लगा लिया। अफीफ ने भी मुस्कुराने के नज़रों से इरिज को देखा। वो खौफजदा होकर रह गई। बेटा बच्चियाँ पार्लर गई हैं, जाओ इन्हें ले आओ। गजाला बेगम खाने के ऑर्डर नोट करवाती उमैस से बोली। वो गए इसके साथ हैं। इसकी बरादराना वो शोहराना जज्बात एक साथ जाग गए। अफीफ छोड़ आया था, अभी वो जाने को तैयार नहीं है, तुम चले जाओ प्लीज़। उन्होंने मिन्नत की। ठीक है। वो गाड़ी की चाबी निकाल कर चल पड़ा। पार्लर पहुंचते ही से वो तीनों बाहरी इंतजार में खड़ी नजर आई। इरिश के ब्लू ड्रेस पर नजर पड़ते ही वो खिल उठा। नजरों के तसादुम पर इरिश जेरे लब मुस्कुराई। भाई गजरे लेने हैं। रिदा ने गजरे वाले को देखकर मिन्नत की। इसने गाड़ी के
शीशा सरकाकर पैसे इसकी तरफ बढ़ाए। इसने 2 गजरे बढ़ा दिए, एक और इसने इशारा किया और गजरा इरेज की तरफ बढ़ा दिया। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो अमाया आ चुकी थी। गहरे रेड शरारे में इसका हुस्न लाजवाब लग रहा था। कुछ देर बाद हमूद अफीफ के साथ स्टेज पर आया और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। ब्लैक शेरवानी में इसका दराज कद नुमाया था, चेहरे पर संजीदगी की गहरी छाप थी। निकाह शुरू हो गया था। पेपर पर सिग्नेचर्स करते हुए भी इसका दिल डगमगाया। सामने ब्लू कलर में मुस्कुराती इसकी ज़िंदगी से अपनी तरफ खींच रही थी, मगर चाचू का रवैया को सोचते इसने तेजी से सिग्नेचर कर दिया। मुबारक सलामत के शोर में इसने अपनी आंखों की नमी साफ की, मगर अमाया की ज़ेरक निगाहों से ये पल छुप ना सका। इसे हैरत के साथ गुस्सा भी आया। आज अपने हमारे ख़ानदान के एक निकाह के फंक्शन पर मैं एक सरप्राइज़ देना चाहता। अपने लिए खाना निकालती इरिश ने पलट कर पापा का ये ऐलान सुना। सब लोग मतवज्जा हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, आज यहाँ मैं इस खुशी के मौके पर अपनी बेटी का प्रपोजल अपने भांजे के लिए कबूल करता हूँ। आज यहाँ इसी वक्त इनके निकाह की भी तकरीब होगी। आपा, आज से आपकी मानत आपके हवाले। उन्होंने बहन को गले लगा लिया। इरिश की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। क्या कोई बिन मांगे भी मिल सकता है? अभी तो मुझे इससे तो मैंने दुआओं में मांगना बाकी था। प्लेट में इसके हाथों में लर्जी चेहरे को खुशी और बेयकीनी ने घेर रखा था। हमूद के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जानता था कि ये घड़ी एक ना एक दिन तो आनी है, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो इसे खुद को संभालना था। अकेले में रोना था। इतनी जल्दी क्यों? इसे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। इरिज का चेहरा शर्म से सुर्ख चेहरा देखकर अफीफ के होंठों पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट आ गई। गुजाला बेगम ने आगे बढ़कर इसका दुपट्टा फैलाकर सर पर उड़ाया। थोड़ी देर में निकाह हो गया। पूरे इस्तेकाक के साथ अरीज को घूरता उमैस और इसकी नज़रों से खाइफ शर्मीली सी इरज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अम्मी ये बहुत गलत है। कितने अरमान थे हमारे भाई की शादी के लिए। रिदा चीखी, कोई बात नहीं, रुखसती पर निकाल लेना सारे अरमान। आज तो सिर्फ निकाह है। गुजाला हंसी इनके चेहरे से खुशी फूट रही थी। फिर भी अम्मी एक बार बता तो देती। वो दोनों अभी तक बड़बड़ा रही थी। सफीना बेगम ने आगे बढ़कर इरिज को गले लगाया और अच्छे नसीब की दुआ दी। हमूद की नजर इरिज के शर्मीले रूप पर टिकी थी। खाली खाली नजरों से सब देख रहा था। कितना बड़ा सरप्राइज है ना, किसी और निकाह में आए और अपना निकाह हो गया। अमाया ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह तबीयत खराबी का कहकर फंक्शन छोड़कर आ गया। महफिल देर रात तक जमी रही। सब इरिज और उमैस के साथ खूब हंसी मजाक कर रहे थे। हमूद के जाने के बाद अमाया तो जैसे पस मंजर में ही चली गई। वो जब तक बैठी रही हमूद का सोचकर खोलती रही। रूम में आकर इसने साइड टेबल पर पड़ी स्लीपिंग की वो गोलियां एक साथ अलग से नीचे उतारी और शेरवानी के साथ ही बेड पर गिर गया। बेड के बेटा ये हमारा कमरा है, ये स्टोर रूम है। सफीना बेगम इसे हाथ के इशारे से पूरा घर दिखाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो भी इनके पीछे लहंगा संभालती सहज सहज कर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। ये तुम्हारा कमरा है। मुस्कुराती हुई दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुई तो कमरे का माहौल बहुत ख्वाबनाक था। सिर्फ पिंक गुलाबों से सजा हुआ ये ऑफ वाइट एंड पिंक कमरा, जिसमें सवाए इसके और हमूद के कपड़ों के कोई दूसरा रंग नहीं था। वो तो कुछ देर तक खो गई। हमूद बेटा उठो, सो क्यों रहे हो? उठो फ़ौरन। सफीना बेगम ने इसे झंझोड़ रही थी। वो भी धीरे धीरे चलती हुई इनके पास आई। उठ क्यों नहीं रहा? वो रूहानसी हो गई। उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। ये अमाया ने टेबल से उठाए टैबलेट्स इनके सामने की। टैबलेट्स को देखते इन्हें गुस्से के साथ शर्मिंदगी भी हुई। आई एम सॉरी बेटा। इनकी निगाहें नहीं उठ रही थी, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर वॉशरूम में घुस गई। पुप्पी आपकी कॉफ़ी। इसने कॉफ़ी का कप इनके पास रखा। जीती रहो। उन्होंने सर पर हाथ फेरा। पापा आप दूध का गिलास पूरा ख़त्म कर लीजिएगा। इसमें आदत वो ताकीद करते हुए पलटी। बेटा मैं इसको भी काफ़ी दे देना, इस टाइम थका हुआ होगा, ज़रूरत होगी। पुप्पी की बात पर रुकी। मैं? पुप्पी? इसे डर लगता था मैं से। हाँ तुम। रिदा निदा तो सो गई हैं। वो इसे ऑर्डर देकर पापा से बातें करने लगी थी। अब पापा के सामने तो वो बहस करती नहीं, इसलिए खामोशी से गर्दन हिलाकर चलेगी। 4-5 बार ट्राई करने के बाद इसे कॉफ़ी परफेक्ट लगी तो वो मैस के कमरे की तरफ चली आई। दरवाज़ा नॉक करने के बाद वो सीधी अंदर दाखिल हुई तो कमरे में फुल अंधेरा था। इसे अंधेरे में टटोला। पहले टेबल महसूस हुआ तो उसमें कप रखा। फिर चीज़ों के सहारे चलती हुई स्विच बोर्ड तक बटन पुश करने के लिए उठाया गया। इसका हाथ किसी की गिरफ्त में आ गया। इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। फिर खुद ने स्विच ऑन किया। इसका हाथ उमैस की गिरफ्त में था। इसने छुड़ाने की कोशिश की। इसने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। इसकी नज़र ज़मीन में गड़ गई। इसके और करीब हुआ। इसकी सांसें से महसूस होने लगी थी। उमैस ने एक हाथ से इसके नरम नाजुक हाथ चकड़े, दूसरे इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया। इसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो जान। इसने खानों में अमृत घोला। वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी, मगर इसका चेहरा इतने करीब देखकर फिर आंखें बंद कर ली। वो कहका लगाकर हंस दिया और इसे थोड़ा दूर हुआ। इसका हाथ पकड़े बेड तक ले आया। बैठो ना, बातें करते हैं। इसे अपने बराबर में बैठाया। वो बेड के किनारे पर टिकी। वो थोड़ी देर तक इसका ग्रेस देखता रहा, फिर खिसक इसके करीब हो गया। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इसने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं। वो शर्मा गई। बता दूँ? शरारत से और करीब हुआ। नहीं। मुझे चक्कर हटकर खड़ी हो गई। वो कहका लगाकर हंस दिया। अच्छा तुम मुझसे प्यार करती हो ना? इसने बैठे बैठे इसका हाथ पकड़ा। वो चुप रही। बताओ ना। इस बच्चों की तरह जिद की। अगर प्यार नहीं करती तो ये दोबारा का पहना हुआ ब्लू ड्रेस नहीं पहनती। ये कहकर वो हाथ छुड़ाकर भागी। उमैस के दिल के अंदर तक ठंडक पहुंच गई थी। सुबह इसकी आंख खुली तो माया इसकी साइड पर बेखबर सो रही थी। इसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि लड़की क्या कर मान लेकर आई होगी। वो धीरे से बेड से उतर वॉशरूम में घुस गया। वापस आया तो वो अभी तक सो रही थी। वो जॉगिंग के लिए चला गया।
वापस आया तो वो अब भी सो रही थी। वो जॉगिंग के लिए चला गया। कुछ देर बाद अमाया की आंख खुली तो देखा हमूद गायब है। रात वाली अपनी नाकदरी याद आ गई। इसका रोने का दिल चाह रहा था। क्या कमी थी इसमें आखिर के कुछ कोई इस तरह पहलू बचाता है। इसने कॉल करके मम्मा से सब शेयर किया मगर उन्होंने फिलहाल से खामोश रहने की तलकीन की। इसने भी इसी में बेहतरी समझी। मम्मा से 2-4 बातें करने के बाद वो वॉशरूम चली गई। वहाँ एक स्किन एंड ब्लैक कलर का एक स्टाइलिश हल्का सा सूट टंगा हुआ था। इसने वही पहनने का सोचा और नहाने लगी। काफ़ी देर तक ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर इसके जलते दिल को थोड़ा सुकून मिला। वो बाथरूम से बाहर आई तो सामने सफीना बेगम बैठी थी। दिल तो नहीं चाह रहा था मगर जबरन इस्लाम करके ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल सुलझाने लगी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। उन्होंने मोहब्बत से दुआ दी। अमूद कहाँ है? उन्होंने बेड की तरफ देखते हुए पूछा। इसने पलट कर इन्हें गहरी नज़रों से देखा मगर कुछ बोली नहीं। वापस पलट कर बाल बनाने लगी। इनका दिल शर्मिंदगी से भर गया मगर वो शोहर बीवी के मामले में बहू से कुछ कहती नहीं। अलबत्ता बेटे को अकेले में समझाने का इरादा करके वैसे नाश्ते का कहकर नीचे चली गई। वलीमे का फंक्शन दिन में है इसलिए नाश्ते के बाद से ही तैयारियां शुरू कर दो वरना तुम लोग की तैयारियां नहीं खत्म होंगी। गजाला बेगम ने अंडे पर नमक छिड़कते हुए कहा। जी अम्मी, हम तो बड़े मामू के घर पर ही तैयार होंगे। मामी ने ब्यूटिशियन बुलवाई हुई हमसे कल कहा था। निदा ऐसी छोटी छोटी बातों पर एक्साइटेड हो जाती थी। मामू, मुझे आपसे इजाज़त लेनी थी। उमैस ने गला साफ करते हुए कहा। बोलो, मुतवज्जो हुए। वो मैं इरेज को डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। उसने चाय सर्व करते इरेज को निहारते हुए कहा। बिल्कुल ले जाओ बच्चे, पूछने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने इसकी पीठ हिलाई। थैंक यू मामू। कोई और ब्लू ड्रेस हो तो वही पहनना। उठते ही इसने इरेज के करीब आकर सरगोशी की। वो मुस्कुराते हुए टेबल साफ करने लगी। वो जॉगिंग से वापस आया तो सब नाश्ता कर रहे थे। कहाँ गए थे? सफीना बेगम ने ना चाहते हुए भी अपना लहजा नरम रखा। जॉगिंग करने वो कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। वो सिर्फ इसे घूर कर रह गई थी। अमाया बेटा, फंक्शन दोपहर में है इसलिए पार्लर वाली बस आती ही होगी। तुम जल्दी से नाश्ता करके जाओ और अपने पहनने वाली ज्वेलरी भी निकाल लेना। सब में मैंने सूट के साथ रखी है। उन्होंने हदायत दी। जी। वो जबरी मुस्कुराहट से जाकर बोली और उठ गई। ये क्या बदतमीजी थी अमूद। इसके जाने के बाद उन्होंने इसकी क्लास ली। वो समझ गया कि क्या कहना चाह रही है। सॉरी मम्मा, वो सच में शर्मिंदा हुआ। व्हाट सॉरी? बेटा, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है इस बच्ची पर क्या गुजरी होगी? उन्होंने अफसोस से कहा। आई एम रियली सॉरी मम्मा, प्लीज़। इसने मलतेजी लहजे में कहा। ओके जाओ आप अपने रूम में बहू के पास। उन्होंने हुक्म दिया। वो ठंडी सांस भरता हुआ उठ गया। वो रूम में दाखिल हो तो बेड पर बैठी मोबाइल में बिजी थी। ये ले आपकी मुंह दिखाई। इसने नीले मखमल का खूबसूरत सा डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा, कितनी बार मुंह देखा है? इसने मोबाइल से निगाह उठाकर ठंडे ठाड़ लहजे में पूछा। वो अभी से तोहफा पकड़ाने के लिए हाथ बढ़ाए हुए था। इसने तोहफा इसके हाथ से लिया और इसके सामने ही डस्टबिन में फेंक दिया। इसे लगा शायद इसकी अकड़ देखकर उसे मनाए मगर दिल के दरवाज़ा बहुत तंग होता है। इसके करीब भले कितनी लड़कियां आकर जा चुकी हों मगर इसमें अंदर तक वही पहुंचती है जो झुकती है गर्दन में सरिये वाली बाहर ही रह जाती है। इसने एक गाह गलत इस पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। वलीमे में पीच कलर के खूबसूरत से शरारे में शर्मीली शर्मीली सी इरेज एक कोने में बैठी थी। बार बार खुद पर उमैस की निगाहों को महसूस करके वो और छुई मुई हो जाती। मैंने दांत किचकिचा कर मौत को देखा। एक उमैस है, अभी रुखसती भी नहीं हुई और इरेज को इतना प्यार दे रहा है और एक ये है जो गीला मुजस्मा बनकर बैठा हुआ है। ज़रा सा हिलने पर बिगड़ जाएगा। सामने से आती अपनी छोटी बहन को देखकर इसने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। अस्सलाम वालेकुम आपी। वो इसके गले लगी। वालेकुम अस्सलाम। इसने प्यार से इसके गाल चूमे। कैसे हैं जीजा जी? इसने शौकी से पूछा। ठीक हूँ, इसे बिना जुम्बश के जवाब दिया। अनाया ने बहनोई का सर्द रवैया महसूस कर लिया था इसलिए इसके बाद इसने इससे कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद बहन के साथ सेल्फियाँ लेने के बाद स्टेज से उतर आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना नहीं, मेरा ही ख्याल कर लो। अब की बार अमाया का जब जवाब देगा। नहीं, और तुम्हारा ख्याल शायद मैं कर लेता मगर सुबह तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। मुजस्मे की मिट्टी शायद नमी अभी बाकी थी। आज ही पापा से बात करके कोई फैसला करती हूँ। अपनी खोलन को कंट्रोल करके इसने सामने कैमरे मैन मुस्कुराकर पोज देते हुए सोचा। सफ़ीना, आज हम अमाया को लेकर जा रहे हैं, इजाज़त दीजिए आप। वलीमे के बाद सायरा बेगम ने सफ़ीना से इजाज़त चाहिए। जी बिल्कुल, मगर मेरा ख्याल है कि हमूद के साथ चली जाती। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा, मैं आपके साथ ही जाऊँगी। इसने सफ़ीना बेगम को मुकम्मल नज़रअंदाज करके कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। शर्मिंदा सी हो गई। सायरा बेगम को बेटी के मिजाज ठीक नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्या नया तूफान खड़ा करेगी। वो दिल में खौफजदा थी। जीजू भी आ गए हैं मम्मा, इनको भी इनवाइट कर लें। हमूद को देखकर नाना ने धीरे से माँ से कहा। हमूद बेटा इधर आइए। सफ़ीना बेगम ने सीढ़ियाँ चढ़ते बेटे को बुलाया। जी मम्मा, ना चाहते हुए भी से आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? उन्होंने इसे प्यार से सर पर हाथ फेरा। अमाया खौफ से पहलू बदल कर रह गई थी। जी ठीक हूँ। बोलिए मम्मा, किस लिए बुलाया? संजीदगी से जवाब देकर वो माँ की तरफ मुड़ा। बेटा, अमाया को लेकर इसके घर चले जाओ। उन्होंने अमाया की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? इसे रास्ता नहीं पता? इसके पापा की गाड़ी खराब हो गई है। मोबाइल जेब से निकालते हुए खुश्क लहजे में बोला। देखा मम्मा, इसका एटीट्यूड एक दिन की दुल्हन के साथ कोई इस तरह रिएक्ट करता है। माया बढ़ गई। इसने एक तंजिया नज़र एक दिन की दुल्हन पर डाली। वो दोबारा मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। बेटा, इसको घर के रास्ते पता होती हैं मगर ये एक रस्म होती है। सफ़ीना बेगम ने दांत पीसते हुए मम्मा, मैंने शादी की रस्म अदा कर दी है, बस यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा रस्मों की उम्मीद मुझसे ना करें। वो टोक टोक लहजे में कहता सीढ़ियाँ चढ़ गया। देखा, आपके बेटे ने सिर्फ रस्म अदा किया। चबा चबा कर बोलते इसने अपने दुल्हना पे का भी ख्याल नहीं किया दुल्हन का और धड़ धड़ाती होती अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई।
सफीना बेगम ने बहुत माजरत की, मगर सायरा बेगम का कहना था कि जब बेटा राजी नहीं था तो हमारी बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। माफ़ कीजिए मगर हम अपनी बेटी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जो वो चाहेगी वही होगा। चलें। वो लाउंज में बैठा था जब ब्लू चूड़ीदार और ऑरेंज ब्लू कुर्ती में सजी सवरी इरेज ने आकर कहा, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। रुकिए ज़रा, निदा निदा से बोल देता हूँ, बैग पैक कर दें, हम अभी जा रहे हैं अपनी दुल्हन को लेकर। वो शरारती हुआ, बातें करवा लो बस आपसे। वो मुस्कुराई, अब आज ही हम अमल भी करते हैं। वो फिर करीब हुआ, देखिए अभी मैं नाराज़ हो जाऊंगी अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं आपके साथ जाऊंगी भी नहीं। इसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। अरे ऐसा गजब ना कीजिएगा प्लीज़। वो मिन्नतें करता हुआ इसके पीछे आया। नास से मुस्कुराती इरेज और इसकी मिन्नतें करता हूँ मैं। महमूद ने ये धनक रंग मंजर अपनी खिड़की से देखा और एक तलक सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर फैल गई। वो सिगरेट सुलगाने लगा। पापा अब मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी शादी की पहली रात ही इतनी इंसल्ट। वो बाप के सीने से लगी बेतहाशा रोने लगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सा हमारे साथ ऐसा करने की। हमारी बेटी को कोई गई गुजरी है क्या जो इस तरह इग्नोर किया जाए। शहनवाज साहब काफ़ी गुस्से में थे। पापा वो कहता है कि इसने शादी नहीं की है, सिर्फ रस्म अदा की है। पापा मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगी वहाँ। इसकी हिचकियाँ बन गई थी। सायरा इनसे कह दीजिएगा जब तक इनका बेटा आकर मेरी बेटी से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं अपनी बेटी को रुखसत नहीं करूँगा। उन्होंने फैसला को अंदाज में कहा। सायरा बेगम को भी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए बात करने के लिए सारे ला दिया। चलती हूँ बेटा, इंशाल्लाह अगले महीने तो मैं हमेशा के लिए आऊँगी। गुजाला बेगम ने इसकी पेशानी चूमी। इंशाल्लाह, इसने दिल में कहा। मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह पा। उन्होंने मुस्कुराते हुए बेटी को देखा। चलें आपको दरवाज़ा तक छोड़ देता हूँ। वो बहन के साथ ही आगे बढ़ी। सुनो रोज़ रात में फ़ोन करूँगा, जल्दी से काम ख़त्म करके आ जाना फ़ोन पे। अमैस ने वापस पलटकर सरगोशी की। भाई जल्दी आइए। रिदा चीखी। चलता हूँ, जो बोला है याद रखना और अपना ख्याल रखना। उसने इसका हाथ दबाया। जी। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकते हुए इसने जवाब दिया, अल्लाह हाफिज़। वो चला गया। अल्लाह हाफिज़। इसने ज़ेरे लब कर अंदर आ गई। अमाया की मम्मा का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि जब तक हमूद जाकर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक वो इसे रुखसत नहीं करेंगी। नाश्ते की टेबल पर सफीना बेगम ने शोहर और बेटे से कहा, अगर ऐसी कोई बात है तो उनसे कह दें कि हमूद मरकर भी माफ़ी मांगने नहीं जाएगा। इसे आना है तो आए, वरना इस जैसी बदतमीज़ लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। इसने बेहद गुस्से में कहा, हमूद अभी 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को और तुम ये सब कर रहे हो। शहजाद साहब ने इसे डपटा। अमाया की हरदर्मी इन दोनों को भी बुरी लगी थी, मगर क्या कर सकते थे सिवाय बेटे को समझाने के। पापा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं इसे यहाँ आने से रोकूंगा भी नहीं, लेकिन माफ़ी मांगने तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, चाहे वो ज़िंदगी भर बैठी रहे। कतियत से कहता वो अपना बैग उठाकर ऑफिस चला गया। दिन गुजरते गए। उमैस के ढेरों फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के दरमियान पता भी न चला कि कब रुखसती का दिन भी करीब आ गया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। इसने पापा से बड़ी मामा को बुलवाने के लिए कहा, क्योंकि काम सब इसी की समझ में नहीं आ रहे थे। बेटा भाभी तो खुद ही टेंशन में है, इन्हें क्या बुलाऊं। पापा ने कहा, क्यों क्या हुआ। वो परेशान हो गई। आजकल इसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। वो अमाया के माँ बाप ने जिद पकड़ी है कि हमूद इनसे जाकर माफ़ी मांगे तभी वो आएगी। उन्होंने बताया, ओह तो क्या हुआ, अब हमूद तो कतई नहीं माफ़ी मांगेंगे। इसे टेंशन हुई। छोड़ो बेटा, इनका अपना मसला, जो बेहतर समझे कि करेंगे, तुम अपनी शादी पर ध्यान दो। उन्होंने इसका सर दबका। जी पापा। उसने बेध्यानी में सारे ला दिया। रेड कलर के कामदार लहंगे में इरेज अप्सरा लग रही थी तो ब्लैक शेरवानी में मलबूस उमैस भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। सब ने उस खूबसूरत जोड़ी को सराहा। गुसाला बेगम बलाई लेती नहीं थक रही थी। सब लोग इनसे मिलकर स्टेज से जा चुके थे और सबका खाना खिलाया जा रहा था। उमैस को मौका मिल गया था कि वह धीरे से खिसक आया। क्या बात है, बड़ा इग्नोर किया जा रहा है, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। इसने शिकवा किया। वो इसलिए कि मैं दुल्हन और दुल्हन इधर उधर नहीं देखती। इसने मुस्कुराते हुए इसे मालूमात दी, मगर दुल्हन भी तो हमारी हो और हमारे दूल्हे को तो जी भर कर देख सकती हो और अपने दूल्हे को। इसने इसका दुपट्टा इसके रुखसारों से परे करना चाहा। इसने हाथ हटा दिया। इधर देखो ना, इसने गोया मिन्नत की। सामने से हमूद को आते देखा। वो थोड़ा खिसक कर परे हुई। अरे आओ आओ यार, तुम्हारी शादी पर तो मैंने इतना काम किया और मेरी दफ़ा तुम गायब हो गए हो, अभी को आए हो। इसने बेतकल्लुफ़ी से अपने बराबर में बैठाया। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। इसने उदासी से मुस्कुराते हुए बुके इसके हवाले किया। शुक्रिया, आहिस्ता से बोली। इसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था तो माजत करता हुआ स्टेज से उतर गया। रुखसती के वक्त वो बाप के सीने से लगकर बेतहाशा रो रही थी तो पापा को भी चुप कराना मुश्किल हो गया। बड़े पापा ने समझा बुझाकर चुप कराया, तब जाकर कहीं वो नॉर्मल हुई। ये लो बेटा। उन्होंने मैस के तरफ गाड़ी की चाबी बढ़ाई। मामू मैंने आपको मना किया था। वो संजीदगी से बोला। हाँ बेटा, मगर उन्होंने कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं मामू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसने चाबी इनसे लेकर दोबारा इनकी जेब में डाल दी। ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें बस हमारी बेटी चाहिए थी जो कि आपने हमें दे दी है। अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत जिद की, मगर उजाला बेगम नहीं मानी और इरिज को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। आई एम प्राउड ऑफ यू अम्मी। उमैस के लहजे में माँ के लिए फ़ख्र ही फ़ख्र था। अफीफ़ ने मुश्किल अपने कहके का गला घोंटा और मुंह के नीचे मुस्कुराहट दुबा दी। गुजारा बेगम इसे घूर कर रह गई। वो सब लोग घर पर पहुंचे तो पुप्पी के सारे ससुराली रिश्तेदार जमा थे। सारी रस्में और नेक वसूलने के बाद लड़कियों ने इसे एक बड़े से हॉल में लाकर बैठा दिया। तरह तरह की रस्मों ने इसका दिमाग थका दिया था। लोग तो अब भी सब थे, मगर हॉल में AC की वजह से राहत थी। वो थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गई। रात काफ़ी हो चुकी थी तो मगर लोगों की जोशो खरोश और हंसी मजाक वैसे जो बन पर थे। इसका दिल चाह रहा था कि पैर पसार कर सो जाए, मगर वो दुल्हन थी, वो भी गाँव की, इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिलती।
रिदा ने इसका खाना यहीं लाकर दे दिया था। इसे भूख चमक उठी थी, मगर फिर भी दुल्हन आपे का लिहाज करके इसने थोड़े से चावल ही लिए। सब खाने से फारग हुए तब कहीं जाकर इसे उमैस के रूम में लाया गया। ये रूम सबसे अलग थलग था, इसलिए ज़्यादा शोरगुल की आवाज़ नहीं थी। रिदा इसे बेड पर बैठाकर चली गई। वह कमरे का जायजा लेने लगी। जहाज़ी साइज स्टाइलिश बेड, वॉल जॉइंट वार्डरोब और इसी से जॉइंट स्टाइलिश सा ड्रेसिंग टेबल, सफ़ेद मोतिये के फूल सिर्फ बेड पर सजे हुए थे, इसलिए कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। इसे फूलों से भरे रूम से उलझन हुई थी, खोया वो फूल नहीं गार्डन हो। वो डेकोरेशन करवाने वाले की पसंद की दाद दिए बगैर न रह सकी। कल वलीमे में भी जाना होगा। सफ़ीना बेगम ने कॉफ़ी के 3 कप टेबल पर रखते हुए कहा, जी जाना तो है ही। टीवी देखते शहजाद साहब चौंक कर बोले। हमूद की निगाहें टीवी पर ही चिपकी थी। गोया इससे बेहतर शो आज तक आया ही ना हो। गुजाला तो आज ही कह रही थी कि मगर मैंने मना कर दिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने कॉफ़ी के घूंट बढ़ते हुए कहा, हक तो था हमारा आज ही जाने का। एक ही बहन है, इसकी पहली खुशी है। बड़ा मैं हूँ सबसे। इनके लहजे में उदासी घुली थी। कोई बात नहीं, कल जाकर माजत कर लीजिएगा। बहन है आपकी, आपकी प्रॉब्लम समझेगी। ये सफीना बेगम ने तसल्ली दी। तुम जाओगे? उन्होंने मूड का शाना हिलाया। नहीं, मेरा मूड नहीं है। इसने बेजारी से कहा। तो क्या चीज़ इसका है तुम्हारा मूड? शादी का मूड नहीं था, अगर कर दी, मगर बीवी को रखने का मूड नहीं है। इन्हें गुस्सा आ गया। मम्मा मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इन्हें रखूँ, मैं नहीं रखूँगा, मगर वो खुद से आएगी तो रखूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप दोनों में से कोई गया तो मैं इसे घर से निकल जाऊँगा। 2 टोक लहजे में कहता हुआ कॉफ़ी का कप लेता हुआ लॉन में चला गया। वो दोनों अफसोस से एक दूसरे को दिखते रह गए थे। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वो तकिए से टेक लगाए बिल्कुल हल्की गुनूदगी में थी। मैं इसकी आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। वालेकुम अस्सलाम। इसने अगर बढ़ाकर अपना घूंघट सही किया। क्या हाल है? वो बेड पर आकर बैठ गया। ठीक हूँ। इसे बहुत घबराहट हो रही थी। हालांकि रोज़ कॉल और चैटिंग से बात करने से इसकी झिझक अच्छी खासी दूर हो चुकी थी, मगर फिर भी नर्वस हो रही थी। इतना घबरा क्यों रही हो मेरी जान? मैं कोई गैर हूँ? इसने इसका सर हाथ से अपने हाथों में ले लिया था। गर्मी हो रही है। और मैं इसने बहुत प्यार से इसका घूंघट उठाया तो इसके चेहरे और पेशानी पर पसीने के कतरों को देखकर पूछ बैठा, जी। इसने बेचारगी से गर्दन हिलाया। ओके ऐसा करो, तुम चेंज करो, फिर रिलैक्स हो जाओगी तो ढेर सारी बातें करेंगे। अब तो तुम मेरी हो गई हो। जब चाहूँगा ज़िंदगी भर इसी रूप में देखता रहूँगा। वो बहुत ही फ्रेंडली बात कर रहा था। इधर का डर और झिझक काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। वो हल्के गुलाबी रंग का आरामदेह नाइट सूट पहनकर आई तो इसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। आओ इधर मेरे पास। वो मैं इसे खींच कर अपने बाजू में बैठाया। वो इसके शाने पर सर रखकर नींद दराज होगी। मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतने फ्रेंडली और मोहब्बत करने वाले होंगे। मैं आपको बहुत खड़ूस समझती थी। वो मैं ऐसे एक हाथ से इसका सर से ला रहा था, दूसरे हाथ से इसका हाथ ले रखा था। अच्छा अभी आपने मोहब्बत देखी कहाँ है? इसे शरारत से इसकी तरफ करवट बदली। हाँ ना, मुझे लगा कि आप बोलते वक्त भी अल्फाज तोलते होंगे। हंसना और रोमांस तो अलग है। वो खिलखिला कर हंसते हुए इसके सीने से लग गई। सुबह आंख खोली तो मैस बेखबर सो रहा था। वो उठकर वार्डरोब तक आई। ग्रीन कलर का एक कढ़ाई वाला सूट सादा, जिसके दुपट्टे पर मोतियों वाली बेल लगी थी, इसे बहुत पसंद आया। वॉशरूम घुस गई। नहाकर निकली तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इसने दरवाज़ा खोला तो निदा थी, इसे जगाने आई थी। अरे तुम नहा भी चुकी? मैं तो तुम्हें जगाने आई थी। इसने मोहब्बत से कहा। हाँ बस बाल सुखा रही। इसने ड्रेसिंग टेबल से ड्रायर उठाया। लाओ मैं सुखा दूँ। इसने इसके हाथ से ड्रायर ले लिया। बाल सुखाकर इसने कैचे लगाकर बाल खुले छोड़ दी और कपड़े की हमरंग ज्वेलरी और हल्का फुल्का मेकअप करके इसके साथ नीचे आ गई। सब लोग लाउंज में नाश्ता कर रहे थे। माशाल्लाह, कुछ लोगों ने यकजुबां होकर काबिला शबा मोहब्बत के नूर ने इसके चेहरे को मुनव्वर कर रखा था। वो शर्माती झिझकती बैठ गई। सबने कुछ ना कुछ इसके सामने रखा, मगर इसने सिर्फ पराठा और चाय लिया। वलीमा शाम में था। गाँव में मैरिज हॉल ना होने वजह से लॉन को ही डेकोरेट किया जा रहा था। ज़्यादातर लोग इधर ही थे। पुप्पी ने इसे थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज दिया, क्योंकि फिर ब्यूटिशियन ने आ जाना था। वो कमरे में आकर लेट की, पता नहीं कब इसकी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं बेड पर बैठा इसकी तरफ ही देख रहा था। वो उठ बैठी। क्या देख रहे हैं? इसने बाल समेटते हुए पूछा। आपको देख रहा हूँ। वो करीब हुआ। बस कीजिए, कितना देखेंगे? इतना देखेंगे तो दिल भर जाएगा। इसने मुस्कुराते हुए छेड़ा। आप भी तो कोई भी, आपसे तो कभी भी दिल नहीं भरने वाली, आप तो कोई भी दिल भरने वाली चीज़ है। वो इसकी गोद में सर रखकर लेट गया। अच्छा जी। वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। कसम से इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना सुकून तो अम्मी की गोद में लेटकर भी नहीं मिलता था। इसने इसकी नाजुक उंगलियों को छूते हुए मजे से कहा। बदतमीज, मैं पुप्पी से कहूंगी। इसकी हंसी छूट गई। कह देना, मेरा क्या है, तुम्हारा ही नुकसान होगा। अम्मी कहेंगी मेरे बेटे को अपना गुलाम बना लिया। अब जाहिर है सास लोगों को तो अपने बेटों की गलती दिखती नहीं। इसने इसे डराया। हाय सच्ची पुप्पी असली वाली सास बन जाएंगी। इसने आंखें निकाली। मैस को इसकी शक्ल देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। वो दुल्हन बनी लॉन की तरफ जा रही थी। वहां की सज धज देख कर तो इसकी आंखें फट गईं। सब कुछ कितना खूबसूरत। इससे किनारे बने ऊंचे से स्टेज पर बिठाया गया। वो भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बड़ा सा लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था पुप्पी ने अपने सारा अरमान निकाले हैं। रिदा निदा ने इसे अपने दोस्तों से मिलवाया। इन्हें ये कम उम्र सी भाभी बहुत पसंद आई। तभी पापा, बड़े पापा और बड़ी मम्मा एक ही साथ दिखाई दिए।
पापा ने इसे सीने से लगाकर प्यार किया, इसकी आंखों में नमी आ गई। जब बड़ी मम्मा ने इसे गले लगाकर पेशानी चूमी तो इसका दिल चाहा फूट फूट कर रोए। इसे मम्मा की कमी बहुत महसूस हो रही थी। पापा भी बहुत उदास थे, शायद इतनी खुशी के मौके पर वो भी मम्मा को बहुत मिस कर रहे हैं। बड़े पापा ने इन्हें अपनी बातों में बहलाया। उमैस इसके पास ही नहीं बैठा था, मगर किसी काम से आते जाते वो एक मोहब्बत भरी नजर जरूर डाल देता, जिससे इरिज की रूह तक सरशार हो जाती। वो इतनी मोहब्बत पर अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। पापा, बड़े पापा और बड़ी मम्मा रात के तक रुखसत हो गए। पापा बार बार अपनी नम आंखें साफ कर रहे थे, जाते हुए वो बार बार इसे प्यार कर रहे थे। मुझे तो बस एक कप चाय दे दें। नाश्ते पर शहजाद साहब ने कहा, हाँ मैं भी बस एक गिलास जूस लूंगी, रात की थकन जैसे उतरी नहीं अभी। उन्होंने चाय अब कप में डाल उन्होंने चाय अब के कप में निकाली। हाँ, रास्ता भी तो काफ़ी दूर है। इन्होंने चाय का घूंट भरते हुए, हाँ मैं बरी साहब, ये अबाहिर आपके नाम से आया है। वॉचमैन ने एक लिफाफा अखबार पढ़ते हमूद की तरफ बढ़ाया। वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। क्या है? सफीना बेगम ने पूछा। इसने बेतासुर अंदाज में थमा दिया। सफीना बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? शहनाज साहब ने पेपर इनके हाथ से ले लिया। वो तो बच्ची है, मगर इसके माँ बाप से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तो आप बात कीजिए ना कि इसके पेरेंट्स से, आखिर ये कोई खेल तो नहीं है। सफीना बेगम सख्त परेशान थी। कोई किसी बात से किसी से बात नहीं करेगा मम्मा। इसने खुला के पेपर्स भेजे, इसे खुला चाहिए तो मिल जाएगी। इसने पेपर शहजाद साहब के हाथ से लेकर दोबारा लिफाफे में डाला। ऐसे कैसे खुला मिल जाएगी बेटा? रिश्ते नाते इस तरह नहीं तोड़े जाते। सफीना बेगम का बीपी बढ़ने लगा। मम्मा, अगर ऐसे रिश्ता जोड़ना होता तो वो खिला के पेपर्स क्यों भिजवाती? क्या कोई इतनी जल्दी फैसला करता है? सोचिए, इतना बड़ा फैसला इसने इतनी जल्दबाजी में कर दिया। कैसे वो घर बसा सकती है? उसने इनके हाथ को सिलाया। हमूद ठीक कह रहा है, हम मानते हैं इसके साथ गलत सलूक हुआ है, मगर इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला मुनासिब नहीं है। बेहतर है ये बात यही खत्म कर दें। उन्होंने भी इन्हें समझाया, मगर फिर भी वो काफ़ी परेशान थी। सुबह वो सोकर उठी तो मैं सो रहा था। वो नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे आ गई। पुप्पी अपने कमरे में थी। रिदा लाउंज में सोफे पर सुस्ती से बैठी थी। सुबह जागने के बाद इसकी थोड़ी देर ही यही हालत रहती थी। अफीफ शायद सो रहा था। वो किचन में आगे नेता नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इसे देखकर सख्त हैरान हुई। तुम यहाँ? आटा गूंथते हुए बोली। हाँ, मैं उठ गई तो सोचा नीचे ही आ जाऊँ। इसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए जवाब दिया, रहने देती, कुछ दिन ऐश कर लेती। इससे शरारत से करनी बोर हो रही थी उठकर। तुम बताओ, कोई हेल्प करूं? इससे चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, अभी तो रहने दो, कुछ दिन बाद तो तुम्हें ही करना है। फिर हम जालिम नंद बनकर बस ऑर्डर दिया करेंगे। वो आटा गूंथ चुकी थी, सौ पराठा बनाने की तैयारी करने लगी। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर ऑमलेट के लिए प्याज वगैरह काटने लगी। नाश्ता इन दोनों ने बातें करते हुए मिलजुल कर बनाया। सबको बहुत पसंद आया। पुप्पी से तो बाकायदा डांट भी पड़ी, मगर फिर भी इससे बहुत मजा आया। दिन गुजरते जा रहे थे। 3 महीने हो गए शादी के बाद वो एक बार भी पापा के यहाँ नहीं गई। उन्होंने कई बार कहा, मगर वो अपने से क्या जवाब देती। मगर आज इसका बहुत दिल उदास हो रहा था। इसने सोचा कि आज उमैस से कहेगी कि इसे कुछ दिनों के लिए पापा के यहाँ ले चले। इरिज, क्या बात है बच्चे, उदास लग रही हो? मगरिब की नमाज पढ़ती पुप्पो ने सारी सलाम फेर कर कहा, जी कुछ नहीं पुप्पी, बस पापा याद आ रहे थे। वो उदासी से मुस्कुराई। हाँ, दिन में तो काफ़ी हो गई हैं। आज उमैस से कहती हूँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए घुमा ले। असल में इसे भी फुर्सत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं कहा। तुम फिक्र मत करो, आज ही बात करूंगी, उन्होंने शफकत से कहा। जी पुप्पी, वो खुश होगी। उन्होंने दोबारा नियत बांध ली। वो किचन में आकर सलाद बनाने लगी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इन लोगों ने खाना सेरे ही बना लिया था। खुला के बाद सफीना बेगम की तबीयत खराब रहने लगी थी। इन्हें अपने बेटे की खुशियां देखनी थी, मगर वो तो रास ही नहीं आई। हमूद इनकी बहुत केयर करता, मगर एक बेनाम सी उदासी ने दोनों घरों को अपनी लपेट में ले लिया था। आज हमूद ने ज़बरदस्ती कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया। काफ़ी देर तक वो तीनों घूमते रहे। रात का खाना भी बाहर खाया। काफ़ी दिनों बाद बाहर निकलने से सफीना बेगम के मूड पर भी काफ़ी असर पड़ा। सब हंसते मुस्कुराते घर आए। इतने टाइम बाद अपने घर में खुशी देखकर हमूद को सुकून महसूस हुआ। पता है अभी अम्मी क्या कह रही थी? कपड़े साफ करते हुए इसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ हो तो पहले कितनी बार कहा है कि मेरे आने के बाद कोई काम मत किया करो, बस मेरे पास रहा करो। उसने खुफकी से कहा। इसकी खुफकी पर तो इसकी जान पर आ जाती थी। वो कपड़े साइड पर रखकर जल्दी से इसके पास आ गई। अब बताओ क्या बोल रही थी पुप्पी? इसने प्यार से इसे मनाया। मैं नहीं बताता। वो बच्चों की तरह रूठा हुआ था। अच्छा ना बोलिए। इसे झुककर इसकी पेशानी को अपने लबों से छुआ। यहाँ भी करो तब मानूंगा। वो शरारती हुआ। वो बस घूर कर रहेगी। सुनो ना जान, अम्मी कह रही थी कि तुम्हें मामू के यहाँ ले जाऊँ और फिर तुम्हें कुछ दिनों तक वहीं छोड़कर वापस आ जाऊँ। वो बेचारगी से बोला, हाँ तो मैं कितने दिनों से यहीं तो हूँ। मुस्कुराहट दुबार कर बोली, नहीं ना प्लीज़, हम ये वहाँ 3 दिन रुककर फिर साथ ही वापस आ जाएंगे। इसने मिन्नत की। अच्छा ठीक है। इसकी मोहब्बत पर नाजा इरिज ने हामी भर ली। इरिज थोड़ी देर बाद इसने पुकारा, वो फेसबुक कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। वो बिना सर उठाए वो बोली, तुम सोशल मीडिया पर मुझे बहुत बुरा लगता है हो। इसे अपने आप को इग्नोर किया जाना बहुत खुला था। क्यों भाई? आपके वो सर उठाकर हैरत से बोली, वो मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें फॉलो करे, लाइक करे। इसे मुझे माना अंदाज में मनाते हुए कहा। इरिज की हंसी छूट गई। तो मान से रही हो, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। वो
खफा हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं हंसी, अब नहीं यूज़ करूँगी। इसने इसे बच्चों की तरह गुदगुदाया। थैंक यू। इसने मुस्कुराकर इसे बाजू में समेट लिया। इरेज, अगर मैं मर जाऊँ तब भी तुम दूसरी शादी मत करना, वो संजीदगी से बोला। इसकी आंखों में आंसू आ गए मगर वो कुछ नहीं बोली। पूछोगी भी नहीं? क्यों? इसने इसकी आंखों में झांका। वो खुफकी से इसे देखने लगी। वो मैं चाह रहा था कि हम जन्नत में भी एक साथ रहें। मुझे डर है कि अगर तुमने मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर ली ना, तो इसने तुमसे शादी की तो जन्नत में वो तुम्हारे साथ होगा। वो दासी से बोला, मुझे आपसे ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, प्लीज़ आप ऐसी बात ना करें। वो रोते हुए इसके सीने से लग गई। अच्छा अम्मी, अब हम चलते हैं। सुबह नाश्ते के बाद उन्होंने इजाज़त चाहिए। जाओ मेरे बच्चों, खुश रहो। उन्होंने प्यार से इनका सर चूमा और खुशखबरी लेकर आओ। अफीफ ने मुंह ही मुंह में कहा। एरज इसका दूसरा मतलब निकाल कर शर्मा कर गर्दन झुका गई। गुजाला बेगम ने इसका मतलब अच्छी तरह समझा था। दिल ही दिल में अमीन कहकर उन्होंने कड़ी नज़रों से अपने सपूत को देखा जिसकी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती थी। वो दोनों निकल गए। घर पहुंचते ही सबने पहला सामान सामना हमूद से हुआ और वो लॉन में ही था। उमैस इसके पास बैठकर अंदर पापा के पास आगे स्टडी रूम में थे। वो दौड़कर इनके सीने से लगी। वो इसे इस तरह अचानक देखकर बहुत खुश हुए, इसलिए ही बाहर आ गए। तब तक उमैस भी आ चुका था और वो पापा बातें करने लगे। वो बुआ के साथ खाने की तैयारी में लग गई। आज इसे उमैस के साथ बेतहाशा खुश देखकर एक अनजानी सी चुभन इसके दिल में होने लगी। इसे अपना वजूद और खाली खाली सा लगने लगा। कितनी खुश थी वो। मुझे भी इसकी खुशी में खुश होना चाहिए। इसकी मोहब्बत ने इसे डपटा मगर दिल में अभी भी इसे पाने की तमन्ना कर रहा था। इसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपनी शादी के बाद वो इसके सामने कभी नहीं आई थी। इसने शुक्र किया था मगर आज इसका सामना हुआ तो जब्त के सारे बंधन टूट गए। इतना ऊंचा लंबा मर्द फूट फूट कर रो दिया। पापा के यहाँ 3 दिन इसने गुजारे। एक दिन बड़े मम्मा के यहाँ भी इनकी तबीयत और हमूद के डाइवोर्स का सुनकर इसे बहुत तकलीफ हुई। काफ़ी देर इनके रहना रखने के बाद वो घर आ गई क्योंकि आज ही शाम में उन्हें निकलना था। पापा ने ज़बरदस्ती अपनी प्रॉपर्टीज़ की और उमैस के नाम कर दी थी। वो बहुत नाराज़ हुआ मगर पापा ने बहुत रिक्वेस्ट करके इसे मना ही लिया। वो वापसी के लिए निकल चुके थे मगर घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गई। इरज की भी थकन की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। घर आकर दवा खाकर जो बिस्तर पर गिरी तो सुबह भी उमैस उठ गया मगर वो नहीं उठा। उसने भी जगह यानी कि थकन मिट जाए अच्छी तरह। टाइम तो निकल गया था मगर इसने सोचा कि ऑफिस ही चला जाए वरना काम ज़्यादा हो जाएगा। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सब नाश्ता कर चुके थे। इसने सोचा कि मामू ने जो प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए अम्मी को बता दूं वरना बाद में नाराज़गी होगी कि क्यों लिया। अम्मी आपकी बहू ने कुछ खुशखबरी सुनाई। अफीफ ने माँ को छेड़ा। अरे अभी कहा, मुझे लगा कि गई है तो कुछ ना कुछ इसका बाप इसके और मैस के नाम कर ही देगा मगर मुझे तो इसकी कोई सारे नहीं लग रहे हैं। उन्होंने मुंह बनाया। हाँ तो और मुंह मना कीजिए गाड़ी के लिए। अरे कम से कम वही ले लेते मगर इन्हें इस वक्त तो आपको अच्छे बनने का शौक चढ़ा था। इसे सेब खाते हुए माँ की अकल पर अफसोस किया। अरे तो मैंने सोचा कि गाड़ी के लिए मना कर देती हूँ, कुछ दिनों बाद वो मुतासिर होकर सारी दौलत ही मेरे बेटे के नाम कर देगा मगर नहीं जी, एक ढीला भी नहीं दिया इसने। वो और जाने क्या क्या बोल रही थी मगर उमैस को तो अपने टांगों पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। वो कुछ देर लाउंज में सोफे पर बैठा रह गया मगर फिर ऑफिस के लिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि अगर अभी इसकी माँ इसके सामने आ जाती तो इसका खुद पर जब्त करना मुश्किल हो जाता। कांपते हाथों से ड्राइविंग करते वक्त इसके हाथ मुस्तकिल लड़खड़ा रहे थे। अफीफ को तो इसने हमेशा दौलत का प्यासा देखा मगर अपनी माँ से इसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके दिमाग में पटाखे फूटने लगे थे। इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सामने आती गाड़ी को इसने देखा नहीं, बैलेंस बिगड़ा और वो इसे ठोकर मारती गुजर गई। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए और इसके खून में लथपथ वजूद को उठाकर करीबी अस्पताल ले गए। वहाँ के डॉक्टर्स के कांपते हुए बस यही कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरी बीवी को मेरा अभी बहुत ज़रूरत है। वो सोकर उठी तो इसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी। चुपचाप मुंह हाथ धोकर नीचे आ गई। नाश्ता करने के बजाय वो लॉन में सीढ़ियों पर बैठ गई। फोन मुसलसल बज रहा था मगर इसे बहुत सुस्ती हो रही थी इसलिए वहीं बैठी रही। अम्मी इरिदा बेतहाशा चीख रही थी। क्या हो गया? पुप्पी की घबराई भी आवाज़ आई। वो सीढ़ियों से उठ गई कि मुझे देखें क्या हुआ। अम्मी भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो अम्मा के गले लगकर रोती। या अल्लाह खैर। गुजाला बेगम ने दिल पर हाथ रखा। अंदर की तरफ बढ़ते इसके कदम फ्रीज हो गए हैं। वहीं चकरा कर गिरी तो फिर जब वो उठी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लाउंज में सफ़ेद कफन में लिपटा उमैस जिसके माथे पर पट्टी और होंठ में चोट की सूजन की वजह से इसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। अपने महबूब की यह हालत देखकर इसने जो चीखना शुरू किया तो फिर संभालना मुश्किल हो गया। उमैस ने जनाजे में शिरकत के बाद भी इसे इसकी मौत का यकीन नहीं आ रहा था। इसे जिसके दिल की ख्वाहिश थी मगर इसने तो कभी नहीं चाहा था। हमूद क्या हो गया बेटा? सफीना बेगम ने इसका नीला चेहरा देखा तो परेशान हो गई। मम्मा मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था मम्मा। वो इनसे लपट कर फूट फूट कर रो दिया। तुम ऐसा क्यों चाहोगे बेटा? इन्हें इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। मम्मा मैं इरिज को चाहता मम्मा था, बहुत ज़्यादा चाहता था, हद से ज़्यादा चाहता था। इसकी शादी के बाद भी मेरा दिल इसके लिए तड़पता है मम्मा। शायद मेरे दिल की इस खोट की वजह से वो चला गया मम्मा मगर कसम से मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। वो क्यों से रोते हुए बोल रहा था। नहीं मेरी जान आपसे कुछ नहीं हुआ। सफीना बेगम ने बेख्तियार इसे सीने से लगा लिया। 40वां गुजर चुका था। धीरे धीरे सब मामूल पर आ गया मगर गजाला बेगम और इरिज को एक चुप सी लग गई थी। कोई गम था जो गजाला बेगम को खाया जा रहा था। बेटे की मौत का गम तो था ही मगर एहसास जुर्म ने इन्हें घुला दिया था। वो ये तो नहीं जानती थी कि इस दिन उमैस से सब बातें सुन ली थी मगर इन्हें यही लगता था कि भाई की दौलत पर बदनज़री ने इनके बेटे को खा लिया। अरे चुपचाप कमरे में बैठी थी। इसकी इद्दत खत्म होने के बाद पापा ने इसे बुला लिया था। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि कमरा छोड़कर जाने का। इसमें उमैस की बहुत सी यादें थी। इस रूम में इससे ऐसा लगता था कि उमैस इसके साथ है मगर जाना तो था। इतने गहरे सदमे के बाद पापा बहुत कमज़ोर हो गए थे। अकेले रहना मुश्किल हो गया था। फिर अम्मी आपने क्या सोचा है? अफीफ ने तस्बीह गिनती गुजाला बेगम से पूछा। किस बारे में? उन्होंने इसकी तरफ देखा। भाई की मौत के बाद मामू की सारी दौलत तो गई हाथ से।
उसने अफसोस से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अफीफ, तुम्हारे भाई को मुरे ही कितने हुए हैं, इन्हें अभी तो इरिज की इद्दत भी नहीं पूरी हुई, इन्हें किसी जहनीत पर अफसोस हुआ तो ठीक है, इरिज की इद्दत खत्म होती है आप इसका निकाह मेरे साथ कर दें। इसने अगला तीर फेंका तो सीधा गुजाला बेगम के कलेजे को चीर दिया। घटिया इंसान, तुम दौलत के नशे में इतने अंधे हो गए हो। गमो गुस्से की शिद्दत से वो फट पड़ी। उसमें घटिया की क्या बात है अम्मी, इस्लाम में बेवा भाभी से निकाह को पसंदीदा करार दिया गया है। इससे मखरूसा कहका लगाया। गुजाला बेगम का दिल शिद्दतों से रो पड़ा था। मुझे कभी माफ़ी मिलेगी, दौलत की लालच में मैंने अपने एक बेटे की जान ले ली और दूसरे बेटे को दौलत का पुजारी बना दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरिज, कैसी हो? वो किचन में चाय बना रही थी, तभी अफीफ चेहरे पर मायनी खेस मुस्कुराहट लिए वारिद हुआ। वालेकुम अस्सलाम। इसकी मुस्कुराहट से उलझन हुई। क्या कर रही हो? वो कैबिनेट पर चढ़कर इस तरह बैठ गया कि उसके पैर से टच हो रही थी। चाय बना रही हूँ। वो नगवारी से दूर हटी। इसका ग्रेस देखकर इसे मज़ा आ रहा था। मेरे लिए भी बना दो। इसने बड़े आराम से फरमाइश की। ये लीजिए। इसने अपने लिए बनाया गया कप इसे थमाया कि शायद टल जाए, मगर इसने बदतमीजी की इंतहा कर दी। कितना रफ हो रहा है तुम्हारा हुलिया। इसने इसके बेतरतीब बालों को देखकर कहा, भाई नहीं है तो क्या हुआ, तो हम तो है ना। चाय के घूंट बढ़ते हुए इसने खबासत से इसकी तरफ झुकते हुए कहा। रिच का दिल चाह चाय का कप छीन कर इसके मुंह पर चाय समेत दे मारे, मगर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। बेगम साहिबा सलीमा भागती हुई दाखिल हुई। इस वक्त वो लोग नाश्ता कर रहे थे। क्या हो गया सलीमा, क्यों इतनी घबराई हुई हो? सफीना बेगम को घबराहट हुई। बेगम साहिबा, वो साहब जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराई थी। या अल्लाह खैर। सफीना बेगम ने दिल पर हाथ रखा। हमूद ने बिना कुछ कहे चचा के घर की तरफ दौड़ लगा दी और मुलाजमों के जरिए इन्हें उठाकर गाड़ी में लटाया और हॉस्पिटल ले आया। हार्ट अटैक बहुत ज़बरदस्त था। कई घंटों बाद इनको होश आया तो भाई भाभी कुछ दूर पड़े सोफे पर बैठे थे और हमूद बिल्कुल इनके ऊपर झुका इन्हें चाचू पुकार रहा था। कौन लाया मुझे यहाँ? काफ़ी देर बाद उन्होंने पूछा। मैं लाया हूँ चाचू। उसने मोहब्बत से इनका हाथ पकड़ा। वो कुछ नहीं बोले, बस आंखें मोत लीं। पापा की बीमारी का सुनकर इसका रो रो का बुरा हाल था। पुप्पी जल्दी जल्दी सामान समेट रही थी, तभी अफीफ इनके पास आया। आप जा रही हैं तो मामू से बात कर लीजिएगा, इसने धोंस भरे लहजे में कहा। किस बारे में? वो झिझक कर पलटी। मेरे और रिच के निकाह के बारे में। वो बेड पर लेट गया। गुजाला बेगम ने बेबसी से देखा। मैं कुछ नहीं जानता, आप जाएं तो मामू से बात कर लीजिएगा। तो टोक लहजे में कहता वो बाहर निकल गया। नहीं अफीफ, मैं इरिज को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। गलती मैंने बहुत बड़ी कर दी है। मैं इरिज की शादी तुमसे करके खुद को कभी ना माफ़ किए जाने के काबिल नहीं बनाऊंगी। उन्होंने दिल ही दिल में तहिया कर लिया। अब इनका दिल थोड़ा पुरसकून था। वो लोग सीधा हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पापा तकिए से टेक लगाए लेटे हुए थे। हमूद इनके करीब ही रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था, मगर कमरे में एक ने बेनाम सी उदासी फैली हुई थी। वो दौड़कर पापा के सीने से लगी। वो भी इसके सर पर हाथ फेरते हुए रोने लगे। गजाला बेगम को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो भाई के पैर पर गिर गई। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आपा ये क्या कर रही हैं, मगर उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करके अपनी बात करनी शुरू की। आपा, आपने एक बार अपने बेटे के लिए मेरे सामने दामन फैलाया था। मैंने आपकी झोली में अपनी बेटी डाल दी। मैं आज खुद अपनी बेटी को आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। आज इसे फिर से अपनी बहू बना लीजिए। उन्होंने बहन के आगे हाथ जोड़ दे। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करो। वो तड़प कर रो दी। नहीं आपा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मुझे आपसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं है। प्लीज़। वो गिड़गिड़ाई। नहीं मैं ना मेरे भाई, मैं इस लायक नहीं हूँ। इनके पैरों पर फिर गिर पड़ी। अपने एक गुनाह गिनवाए। इरेज और हमूद हम खुद सुनते रहे, मगर इनके शौक गोयन पर बिजली बनकर गिरा। वो एक तरफ को लड़क गए। हमूद दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए। इन्हें बस थोड़ी देर के लिए होश आया। होश आने पर उन्होंने हमूद का हाथ पकड़कर एक बार अपने होंठ से लगाया और इस तरह वो इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। पूरा हॉस्पिटल इरिज की चीखों से गूंज उठा। पापा का जनाजा जा चुका था। इरिज जो कुर्सी बेगाना बैठी थी। सफीना बेगम ने इसका सर अपने सीने से लगाया हुआ था। हर किसी को इस पर तरस आ रहा था, मगर कोई कब तक रुकता। रात तक सब लोग चले गए। सिर्फ गुजाला बेगम और इनकी फैमिली रह गई थी। सफीना बेगम इसे अपने साथ घर ले गई और घर को लॉक करवा दिया। गुजाला बेगम भी बड़े भाई के घर आ गई थी। इनका दिल बहुत शर्मिंदा था। वो इरिज से माफ़ी मांगना चाह रही थी, मगर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। भाभी, गुजारा बेगम ने तस्वीर पढ़ती सफीना बेगम को मुखातिब किया। बोलो। उन्होंने तस्वीर रखकर खुद पर फूंक मारी। भाभी, क्या मेरे भाई और बेटा मुझे माफ़ कर देंगे? वो बड़ी आस से पूछ रही थी। वो दोनों तो अपने ठिकाने हैं, इंशाल्लाह खुश होंगे, मगर असल जिंदगी तो इरिज की बर्बाद हुई है। फूल सी बच्ची बिल्कुल मुरझा गई है। सफीना बेगम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ना करे भाभी कि हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। गजाला बेगम ने तड़प कर कहा। सफीना बेगम ने ठंडी सांस भरकर रह गई। वो लॉन में कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठी थी। पैर पर किसी का लम्स पाकर इसने आंखें खोली तो सामने पुप्पी इसके पैरों में चेहरा टिकाए रो रही थी। इसे करंट लगा। वो चलकर खड़ी होगी। पुप्पी, आप क्या कर रही हैं? इसने इनका हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ कर दें बेटा, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा सुहाग उजड़ा, मेरी वजह से तुम यतीम हो गई। वजारों कतार रो रही थी। इस एरिज दम बहुत सी बैठी रही। पुप्पी लगातार माफ़ी मांग रही थी। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठकर अंदर जाने लगी। फिर न जाने क्या सोचकर पलटी। पुप्पी, मैंने आपको माफ़ किया। होंठों पर उदास मुस्कुराहट के साथ इसने कहा। गुजाला बेगम और जोर जोर से रोने लगी। वो इन्हें रोता छोड़कर अंदर चली गई। अभी बार बार इन्हें फ़ोन करके तंग कर रहा था कि रिच को रिश्ता के लिए राजी करें। गुजाला बेगम इससे डरती थी, इसलिए दो टोक इनकार नहीं कर सकती थी। उन्होंने शहजाद साहब से इसके मसले का हल निकालने के लिए कहा। देखो गुजाला, वो हमारा भांजा है, इसलिए हम इसके खिलाफ कोई सख्त स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो इसको कह दो कि अपनी औकात में रहे। शहजाद साहब सख्त गुस्से में थे, क्योंकि अफीफ ने अब इरिज के नंबर पर कॉल और टेक्स्ट से तंग करना शुरू कर दिया था। भाई साहब, मैं क्या करूँ, गलती तो मेरी है। मैंने इसे दौलत का पुजारी बनाया। अब अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मेरा ही मजाक उड़ाता है। वो सख्त शर्मिंदा थी।
शहजाद साहब ने मलामती नज़रों से इन्हें देखा। मेरे ज़हन में एक आइडिया, इसे हमें इरिज की तरफ से भी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सोचो में गुम सफीना बेगम ने कहा, कैसा आइडिया? शहजाद साहब चौंके। सफीना बेगम ने बताना शुरू किया। इन तीनों के चेहरे पर सुकून फैल गया। बड़ी मम्मा क्या कह रही थी? इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके दिलो दिमाग कहीं बस ये जुमले गूंज रहे थे कि तुम कभी दूसरी शादी मत करना, मैं जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बेटा, तुम सोच कर जवाब देना। सफीना बेगम ने इसका शाना हिलाया। मैं क्या सोचूं बड़ी मम्मा, ये तो गुनाह है, ये धोखा है, ये वादा खिलाफी है। बड़ी मम्मा नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, जन्नत में भी मुझे आपके साथ ही रहना है। वो चिकते चिकते बड़बड़ाने लगी। इधर देखो मेरा बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सफीना बेगम ने इसका सर अपने सीने से लगाया। वो धीरे धीरे सिसक रही थी। देखो बेटा, अकेली औरत का इस माशरे में कोई मुकाम नहीं होता। दुनिया न जाने कितने अफीफों से भरी है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि जिंदगी भर अफीफ तुम्हारी दौलत हासिल करने के चक्कर में तुम पर गलत नजर डालता रहे? क्या तब उमैस के दिल को तकलीफ नहीं होगी? वो इसे बहुत ही प्यार से समझा रही थी। इसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। ना मेरा बच्चा, रो नहीं। उन्होंने इसके आंसू साफ किए। देखो बेटा, नापाक नजर तुम तक ना पहुंचे, इसके लिए तुम्हें अपने इर्द गिर्द पाक नजर का सार करना होगा। कोई ऐसा हो जो तुम्हारा रखवाला बना रहे, जिसका नाम तुम्हारे नाम के साथ लग जाने पर कोई तुम्हारा नाम भी अपनी जुबान पर ना लाए। तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए हमूद से शादी करनी होगी बेटा। उन्होंने इसका सर अपने सीने से हटाकर इसके माथे पर प्यार किया। वो जोर जोर से रोने लगी। सफीना बेगम ने भी इसे कुछ देर तक रोने ही दिया। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? इरिज कभी नहीं मानेगी। मारे हैरत के हमूद कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इरिज को छोड़ो, तुम बताओ तुम राजी हो? उन्होंने इसे वापस बैठने का इशारा किया। वो क्या बताता? माँ के दिल ने जब मोहब्बत को महसूस करना शुरू किया तो वो इसकी दसरे से बहुत दूर थी, और अब वो इसे मिल रही है तो वो जरा कर रहा है। वो हर किस्मत। मैं कुछ कह रही हूँ हमूद, सफीना बेगम बेसख्ती से कहा। जैसी इरिज की मर्जी मामा, मोहब्बत ने तो कहा है कि फ़ौरन हाँ कर दे, मगर हालात ने कहा इसी से पूछ ले। जीता रहा मेरा बच्चा। सफीना बेगम बिल्कुल हल्की पुल्की हो गई। जब से बड़ी मम्मा इससे शादी के बारे में बात करके गई थी, तब से वो अपने कमरे में लेटी मुसलसल रो रही थी। ऊपर से अफीफ की मुसलसल आती कॉल से इसके सांप चटखा दिए थे। इसने तंग आकर फ़ोन उठा ही लिया। हेलो, इसने हलक फाड़ कर कहा। इतना चीख क्यों रही हो यार? वो हंसा। वैसे एक बात बताओ, मुझसे शादी करते वक्त तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैं लालची में कभी ये सोचा है कि तुम्हारी बड़ी मम्मा क्यों अपने बेटे से करवा रही है तुम्हारी शादी? इनके बेटे को एक से एक कवारी लड़की मिल सकती है। और दूसरी बात, चलो मैं तुम्हारे शोहर और बाप के मरने की वजह बना तो मुझसे शादी नहीं करोगी। ज़रा एक बार ये सोचो कि तुम्हारा बाप हमूद से कितनी मोहब्बत करता था। इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, मगर इरिश ने फ़ोन से सिम निकाली और तोड़कर फेंक दी। अफीफ ने इसकी सोच को नया रुख दे दिया था। वो लॉन में चली आई। सही तो कह रहा है अफीफ, हमूद को तो एक से एक कुमारी लड़कियां मिल जाएंगी। हमूद ने कनकार कर गला इसकी सोचों के तसलसल को तोड़ दिया। मम्मा ने मुझसे आज एक बात की है रिच। वो इसके सामने बैठ गया। बात तो मुझसे भी किया, मगर मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपको तो मुझे बहुत कवारी लड़कियां मिल गई, तो बड़ी मम्मा मुझसे क्यों करना चाह रही हैं आपकी शादी? इसे स्पार्ट लहजे में पूछा। क्योंकि एक बार गलत फैसला करने के बाद मम्मा अच्छी तरह जान गई है कि इनका बेटा किससे चाहता है। वो इसकी आंखों में झांक कर दिल फरेबी से मुस्कुराया। वो वहीं पत्थर की होकर रह गई थी। दूसरा सवाल इसके दिमाग से ही उड़ गया। वो तो पहले जवाब के मायने मफहूम में उलझी रह गई थी। हमूद इसे लॉन के मच्छरों का बताकर अंदर चला गया। इसकी हाँ पर इसका और हमूद का निकाह सादगी से हो गया। इरिज जिसके जज्बात का ख्याल करके इन लोगों को किस तरह का शोर शराबा नहीं किया, बस खानदान के कुछ लोग ही शरीक हुए थे। स्किन कलर के खूबसूरत लहंगे में बेल लगा दुपट्टा और ओढ़े भीगी भीगी पलकों के साथ वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। निकाह नामे पर साइन करते वक्त इसे लगा किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी सांस रोक दिया। डगमगाते इरादों के साथ इसने बिलाखिर हाँ कर ही दी। सफीना बेगम ने इसकी पेशानी चूमी। शहजाद साहब ने इसका सर अपने सीने से लगाया। इनकी आंखों में भाई को याद करके आंसू आ गए। इरिज भी बाप की खुशबू महसूस करके बेसाख्ता रो दी। बेटा, ये समझ लेना कि मैं बहू ब्याह करने लाया, बल्कि बेटी को रुखसत किया हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी इस रिश्ते को निभाएगी, मेरा मान रखेगी। नम लहजे में इनका मान बोल रहा था। इरिज ने भी यही महसूस किया कि पापा इसे नसीहत कर रहे हैं। इसने तय दिल से इरादा किया कि वो इनका मान कभी नहीं तोड़ेगी और हर रिश्ते को दिल से निभाएगी। धड़कते दिल के साथ वो रूम में दाखिल हुआ तो इसे सख्त हैरत का झटका लगा। सामने इरिज इस तरह तैयार दुपट्टे का हल्का का घूंघट निकाले बैठी थी। मुझे तो लगा था ये धुलधुल आकर साफ सोफे पर अकड़ी बैठी होगी, मगर ये तो मुंह दिखाई लेने के चक्कर में है, तो इसके लिए कुछ लाया भी नहीं। दिल ही दिल में सोचता हुआ बेड की तरफ बढ़ा। वो इसकी तरफ पास ही बेड पर बैठ गया। इरिज, इसने बेआहिस्ता से कहा। जी। इसके लहजे में नरमी थी जिसे महसूस करके इससे इस तरह दुपट्टा थोड़ा सा खिसकाया जिससे इसका चेहरा साफ दिखने लगा। इसके गालों पर आंसू के तार से गिरे थे। हमूद का दिल कट कर रह गया। अगर तुम ईजी नहीं फील कर रही थी तो चेंज करके आराम करती। इसने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, ये हमारी शादी की पहली रात है। मैं भले ही इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, मगर मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी आंखें फिर छलकने को बेताब थीं। हमूद को इस पर बहुत तरस आया। इसने खींच कर इसे अपने सीने से लगा लिया। तुम आज से मुझे अपने दोस्त समझो। तुम मुझसे अपनी सारी तकलीफें शेयर कर सकती हो और तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगा कि तुम मेरी बीवी का हक अदा करो। तुम बस रिलैक्स फील करो और आराम से टेंशन फ्री हो जाओ। यहाँ तुम पर किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होगी। हल्का से इसका हाथ दबाकर इसे छोड़ दिया। वो तशक्कुर अमेज़ भीगी हुई मुस्कुराहट से इसे देखती रह गई थी। आज तुम्हारी इस हरकत ने मेरे दिल में तुम्हारा मुकाम बहुत ऊंचा कर दिया। तुम सच में एक मशरकी लड़की। दिल किरची किरची है, आंखें समंदर हो रही हैं, मगर फिर भी फ़र्ज पूरा करना है। वॉशरूम से बंद दरवाजे को देखते हुए इसने सोचा। फजर से पहले इसकी आंखें खुल गई। हमूद बेड पर इसे
कुछ फासले पर सो रहा था। इसे इस जगह देखकर दिल में एक टीस उठी। आंखों में आंसू लिए वो बाथरूम में चलेगी। कितने ही आंसू उसने वजू के साथ बहा दिए। इरादा तो तहज्जुद पढ़ने का था। रोते हुए सांस ही हुआ कि कब अजान होगी। रूम आकर इसने नमाज अदा की। आसपास कुरान ढूंढा तो नहीं मिला। मोबाइल में डाउनलोड किया गया तफसीर की ऐप खोलकर लॉन में चली आई। थोड़ी देर बाद वहीं चेयर पर बैठकर इसने तफसीर का मुताला किया। फिर नाश्ता बनाने किचन में आ गई। फ्रिज से कीमा निकालकर इसने कीमे वाले पराठे बनाए, साथ चीज़ ऑमलेट। हमूद नाश्ते में अंडा ज़रूर खाता था। इसने अंडा बॉयल होने के लिए रखा और हमूद को जॉगिंग के लिए जगाने आ गई। उठ चुका था, शायद वॉशरूम में था। इसने कंबल तय करके रखा और इसके कपड़े चेक करने लगी। कपड़े तो प्रेस थे। वो मैचिंग टाई और सॉक्स ढूंढने लगी। गुड मॉर्निंग। वो वॉशरूम से निकल कर इसे देखकर वो मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, मैं आपको जगाने आई थी मगर आप तो पहले ही जाग चुके हैं। मैंने सोचा कि अब आई हूँ तो कपड़े ही निकाल दूँ। वो टाई और सॉक्स सोफे पर रखते हुए धीमी से मुस्कुराई। हमूद बस इस प्यारी सी लड़की को देखता रह गया जो अब फिर से किचन में जा चुकी थी। गुड मॉर्निंग बड़ी मम्मा, इसने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, मगर ये सब क्या है भाई? उन्होंने हैरत से इसे देखा। नाश्ता बड़ी मम्मा, इसने इनकी चेयर की तरफ बैठने का इशारा किया। बेटा आज ही तुमने ये सब क्यों शुरू कर दिया? वो सख्त खफा हुई। बड़ी मम्मा कोई बात नहीं है, मैं इस घर की बेटी हूँ, सारी बेटियाँ करती हैं। इस लाड ने इनके गले में बाहें डाल दी। इसने सफीना बेगम ने खुफकी से इसे घूरा और नाश्ते की तरह मतवज्जो हो गई। गुड मॉर्निंग मम्मा। हमूद जॉगिंग से वापस आया और सीधा टेबल पर आ गया। क्या हुआ? इसने खफा सी सफीना बेगम का चेहरा देखा तो इर्द से इशारे में पूछा। वो मैंने नाश्ता बना दिया है, इसलिए बड़ी मम्मा नाराज़ हो रही हैं। इसने चाय इसके कप में निकाली। ओहो, ज़रा ध्यान से मम्मा, कहीं खुफकी में ज़्यादा ना खा जाएं, वैसे भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसने माँ को छेड़ा। ज़रा बताओ, इससे कोई के पहले दिन की दुल्हन ये सब करती है? उन्होंने खुशमगी निगाहें इसने इरज को घूरा। मगर बड़ी मम्मा, ये मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। वो इनके पास बैठ गई। भाई इरज क्यों नहीं समझ रही कि मम्मा तुम्हें बहू बनाकर सताना चाह रही है? तुम ख्वाह बेटी बनने पर तुली हुई हो। इसने फिर छेड़ा। सफीना बेगम ने घूर कर इसे देखा। मैं तुम्हें पापा को जगाती हूँ तुम्हारे, वरना इतना टेस्टी नाश्ता अगर ठंडा हो गया तो नाराज़ होंगे। उन्होंने प्यार से इस इरज को देखते हुए कहा। जी बड़ी मम्मा। वो अपने लिए चाय निकालने लगी। क्या करती हो तुम सारा दिन? ऑफिस से आकर वो लॉन में आ गया जहाँ वो बैठी थी। कुछ खास नहीं, बस किचन में रहती हूँ, बड़ी मम्मा से बातें करती हूँ या फिर सोती हूँ। नींद आती है तो बोर होती हूँ। इसने तफसील से जवाब दिया। तो फेसबुक ज्वाइन कर लो, तुमने अपना अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया था? फ्री रही तो बोर होने से बेहतर ही था ना। इसके पास बैठते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें फॉलो करे, लाइक करे। कहीं कोने से एक आवाज़ आई तो इसकी आंखें डुबडुबा गई। आर यू ओके? इसे इसे गौर से देखते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस अब सोच रही हूँ सोशल मीडिया पर नहीं जाना, वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं। इसे सफाई दी। जब से शादी हुई थी इसने कभी जानबूझकर और मैं इसका जिक्र हमूद के सामने नहीं किया, क्योंकि ये हर मर्द को बुरा लग सकता है तो हमूद को क्यों नहीं। इसे इसने मोहब्बत तो नहीं थी मगर इससे का ख्याल रखती थी। हमूद के दिल में पहले इसे देखकर ही तो इतनी मोहब्बत थी, अब इसे समझ कर और हो गई थी। बड़ी मम्मा आपके वार्डरोब मैंने सही कर दिया। ये कुछ कपड़े हैं जिन्हें आप इन नहीं पहनती हैं, तो रिटायर्ड बॉक्स में डाल दूँ? वो कुछ कपड़े लेकर स्टोर रूम में आई जहाँ बड़ी मम्मा पहले से ही मौजूद थी। हाँ बेटा रख दो। उन्होंने जल्दी से इसकी आंखें साफ की और बिना देखे ही जवाब दिया। क्या हुआ बड़ी मम्मा, क्यों रो रही हैं आप? वो कपड़े ट्रंक पर रखकर इनके करीब आई। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हाथ पकड़कर एल्बम साइड में रखा और प्यार से इनकी पेशानी चूमी। कोई तो बात है बड़ी मम्मा, और ये एल्बम कैसा है? उसने भूरी रंग का एल्बम उठाया। मम्मा पहली तस्वीर पर नज़र पड़ते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तस्वीर में मम्मा और हमूद थे। प्यारी फोटो में मम्मा और पापा ने हमूद को दबोचा हुआ था और इसका ये चीखता हुआ फोटो था। पापा हंसते पे कितने प्यारे लग रहे थे, मगर पापा और हमूद से इतना प्यार, इसे हैरत हुई। फिर बचपन की कुछ धुंधली यादें जिसमें वो पापा और हमूद कभी कभी एक साथ थे इसके जहन में आने लगी। आज समरा की बर्थडे थी। बड़ी मम्मा ने अफसुदगी से कहा। आज मम्मा की बर्थडे है। पापा ने मुझे कभी मम्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। खुद तो घंटों इनकी तस्वीर के सामने बैठे रहते थे, मगर मैं अगर कभी कुछ पूछ लूँ तो सख्ती से डांट देते। इसे बहुत दुख हुआ। हाँ बेटा, बहुत प्यार करते थे और बहुत मोहब्बत करते थे तुम्हारे पापा समरा से। इसकी मौत की खबर तो गोया इन पर बिजली बनकर गिर गई थी। उन्होंने सर्द आह भरी। कुछ बताए ना बड़ी मम्मा, मेरे मम्मा के बारे में। इनके लहजे में कुछ था, इसके लहजे में कि सफीना बेगम तड़प गई। समरा बहुत ही प्यारी थी। आज के दिन तो मुझे और याद आती है। बिल्कुल बच्चों की तरह फरमाइश करके मुझसे खाना बनवाती, बिल्कुल छोटी बहनों की तरह लाड उठवाए मैंने भी हमेशा मुझे बड़ा समझा, हमेशा मेरा अदब किया। छोटी बहनों की तरह फरमाइश करके कपड़े सिलवाती मुझसे, फिर कपड़े पहनकर खुश होती। अपनी या हमूद की बर्थडे पर दोनों मिलकर पूरा घर सजाते। हमूद तो टूट ही गया था बिल्कुल इसकी मौत पर, मगर अफसोस कि हम इसे हौसला भी ना दे सके। सारी ज़िंदगी वो फैसल की नफरत सहता रहा। अब जाकर थोड़ा पुरसकून हुआ है मेरा बच्चा। उन्होंने आंचल से आंखें साफ की। ऐसा क्या गलती कर दी हमूद ने बड़ी मम्मा, जो पापा इससे इतनी नफरत करते थे? इसने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, अब सब ठीक हो गया है, तो क्या गुजरी बातों का जिक्र करना। उन्होंने प्यार से इसके चेहरे को पसीना साफ किया। कितनी देर से स्टोर की गर्मी को नज़रअंदाज किए वो दोनों गुजरे हुए वक्त में खोई हुई थी। इसने बड़ी मम्मा से ज़बरदस्ती पूछना चाहा, मगर इनके ग्रेस को देखकर चुप हो गई थी। मगर इसके दिल में बहुत सारी उलझने थी। चलो कहीं बाहर चलते हैं। उसने लॉन में सोचों में खोई इर्द
से कहा। कहाँ? वो मुस्कुराई। कहीं भी, आइसक्रीम खाने के लिए या कॉफ़ी पी लेंगे या ऐसे ही घूम फिर कर आ जाएंगे। वो इसके बराबर में बैठ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। वो उठ खड़ी हो गई। नहीं, ऐसी अच्छी लग रही हो। ग्रे और ब्लैक शलवार सूट में ग्रे कलर का दुपट्टा ओढ़े, इसका धुला धुला चेहरा और रोने की वजह से गुलाबी सूजी हुई आंखें, इसने इसके सरापे पर तफसीली निगाह डालकर कहा, ठीक है फिर चलिए। इसकी पुरशौक निगाहों से घबराकर वो चल पड़ी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ इसके साथ चल दिया। कौन सा फ्लेवर? वो पैदल ही एक आइसक्रीम पार्लर में आए थे। पार्लर में दाखिल होते ही इसने पूछा, बटर स्कॉच। अपनी पसंद बताकर वो टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो खुद ही आइसक्रीम के 2 कोन्स ले आया। तुम्हारी पसंद अब भी नहीं बदली? इसने कौन से कवर हटाते हुए पूछा। कौन सी पसंद? इसने हैरत से पूछा। बटर स्कॉच। बचपन में भी जब भी आते थे तुम हमेशा बटर स्कॉच की तरफ हाथ ही लपकाती, जबकि तुम इतनी छोटी थी कि पूरी आइसक्रीम खा भी नहीं पाती थी। इसने हंसते हुए बताया, अच्छा मगर मैं इतनी पेटू तो कभी भी नहीं थी कि कोई चीज़ देखकर लपकूं। वो साफ बुरा मान गई। बिल्कुल तुम बहुत पेटू थी। इनफैक्ट जब भी फ्री होता हूँ इसी पार्लर में आता हूँ। समरा चच्ची को यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद थी और वो जब भी आती थी यहीं बैठती थी जहाँ तुम बैठी हो। इसकी आंखों में उदासी लकोरे ले रही थी। हम यहाँ आते थे, मम्मा यहाँ बैठती थी। इसने बच्चों की तरह चेयर को छुआ। इतने साल हो गए हैं रिच, अब तो फर्नीचर चेंज हो गया। वो उदासी से मुस्कुराया। ओह हाँ। इसने खिसिया कर हाथ कुर्सी से पीछे किया। तुम्हें चच्ची याद आ रही हैं रिच? इसने कुछ देर खामोश रहने के बाद पूछा। नहीं, अगर इनकी फ़ोटोज़ नहीं देखती तो शायद शक्ल भी याद नहीं रहती। इसने नफ़ी में सर हिलाया। चाचू ने कभी तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं बताया? इसने रिस्ट वॉच टेबल पर रखते हुए और रगड़ते हुए पूछा। नहीं, कभी नहीं। अगर मैं कभी पूछ लेती तो हाइपर हो जाते थे। इसने दुख से बताया। अच्छा, और किस बात पर हाइपर हो जाते थे? वो अब भी टेबल रगड़ रहा था और आपका नाम सुन वो बोलते बोलते अटक गई। इसके होंठों पर एक दुख भरी मुस्कुराहट फैल गई। हमूद। इसने टेबल पर रगड़ते इसके हाथों पर अपना हाथ रखा। वो रुक गया। पापा आपसे इतनी नफरत क्यों करते थे? इसने इसकी आंखों में झांका। जानना चाहती हो? इसने सद लहजे में पूछा। इसने इस बात में गर्दन उठाई। फिर सारी कायनात खामोश हो गई जब इसने बोलना शुरू किया। वकारुल हसन एक लेदर कंपनी के मालिक थे। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर ज़ैनब खातून ने अपने घर का माहौल बहुत ही सादा रखा था। अपने बड़े बेटे शहजाद जो कि अपनी वालद का हाथ बटाते थे, इनकी शादी एक पढ़ी लिखी मगर सादा और पुरवकार सी सफीना से कर दी, जो कि इनकी दूर पड़े की भांजी थी। इनके नरम लहजे और मनमोहनी सूरत इन्हें भा गई और इन्हें अपने बेटे के लिए रिश्ता दे दिया, जो कि कबूल भी हो गया। सफीना दुल्हन बनकर आ गई और इनकी तवक्कात से बढ़कर भली तबीयत के मालिक थे। अतबो अदाब वाली कुछ ही दिनों में पूरा घर संभाल लिया। फिर अचानक ही कुछ दिनों की बीमारी में झटपट वकारुल हसन साहब इन्हें रोता से सकता छोड़कर चले गए। ज़ैनब खातून ने इंतहाई सब्र से काम लिया और अपने बच्चों को भी सब्र की तलकीन की। इनके सर पर सबसे बड़ा बोझ इनकी बेटी गुजाला थी, जिसे वो जल्द से जल्द रुखसत करना चाहती थी, क्योंकि शोहर की अचानक मौत ने इन्हें खौफ में मुबतला कर दिया था। फिर खुद ही इनके गाँव से एक रिश्ता आ गया। पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, मगर रख रखाव वाले सादा शरीफ लोग थे। ज़ैनब खातून ने अल्लाह का नाम लेकर शादी कर दिया। सब कुछ अच्छा था। दामाद भी बहुत ही सुलझे हुए और मोहब्बत करने वाले इंसान थे, मगर गुजाला अक्सर इनसे कम पैसे का शिकवा करती थी। मगर उन्होंने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की, ना कभी से पैसे की कमी का रोने पर इसके हाथ पर पैसे रखे, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने हालात में जीना सीखे। खुदा ना ख्वास्ता इनके दामाद फकीर तो थे नहीं थे, वह ज़रा तंगी थी, इसलिए वो कभी डांट कर तो कभी प्यार से हमेशा गुजाला को समझाती, जिसको वो कभी प्यार से सुनती तो कभी उड़ा देती। इनका छोटा बेटा फैसल शहर में कुछ दोस्तों के साथ रूम किराए पर लेकर रहता था। इसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इसकी शादी में अभी टाइम था, क्योंकि अभी कुछ साल लगते इसे पढ़ाई खत्म करने में, फिर जॉब लगती तो शादी होती। वो पहले से रिश्ता पक्का करने के सख्त खिलाफ थे। सफीना बेगम ने एक प्यार से बेटे को जन्म दिया था। ज़ैनब खातून की तो खुशी का कोई ठिकाना ही न था। मिठाइयाँ तकसीम की, सदकात दिए, पोते की भलाइयाँ लेते ही नहीं थक रही थी। वो था भी इतना ही प्यारा कि हर कोई प्यार करता। 7वें दिन मकीका खूब धूमधाम से करवाया। ज़ैनब खातून ने बहुत ही शौक से इसका नाम हमूद रखा। फैसल भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर भतीजे को देखने आया। अम्मा भी ये कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरे जैसा। इसने मालिश करके लटाए हुए हमूद को गोद में उठाया। हाँ भाई, इसके माँ बाप पर नहीं गया, कुछ गया, इसका सब तुम पर चला गया। उन्होंने मसनूई खुफगी से घोरा। जी नहीं, दुआ करेंगे ऐसी फितरत भाभी जान पर चली जाए इसकी, बाकी सब कुछ मेरे जैसा रहे, क्योंकि मैं इस घर में सबसे खूबसूरत हूँ। इसे शरारत से कहते हुए भतीजे को जोर से सीने में भींचा। वो इतनी शिद्दत पर डर कर रोने लगा। हटो, बच्चे को डरा दिया, लाओ मुझे दो। ज़ैनब खातून ने इसे झिड़कते हुए लेना चाहा। नहीं ना, अच्छा नहीं करता, मगर ले तो ना आप। इसने जल्दी से इसे प्यार से चुप कर आया। सफीना और अम्मा भी इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। दिन गुजरते गए और हमूद पूरे 4 साल का हो गया। पूरा दिन इसका शरारतें करते हुए गुजरता और सफीना इसके पीछे भागती। अब इसे स्कूल में दाखिल करवाया तो थोड़ा सुकून हुआ। दोनों चाचू भतीजे भी में दोस्ती उम्र के साथ बढ़ती गई। हर महीने वो वेट करता कि कब चाचू आएंगे। फैसल को भी इससे मिलने का इंतजार रहता। फैसल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, बस जॉब ढूंढ रहा था। शहजाद साहब ने कितना कहा कि इनके साथ ही कारोबार करे, आखिर जितना इनका है कितना उसका भी, मगर वो टाल देता। इसे फैक्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ज़ैनब खातून ने अब घर कामों से मुकम्मल इस्तीफा दे दिया था और अब इनकी ख्वाहिश थी कि फैसल की शादी कर दी जाए, मगर फैसल ने खुद ही सफीना से किसी लड़की के बारे में बताया जो इसके साथ पढ़ती थी। ज़ैनब खातून भी बेटे की शादी के लिए मान गई।
कुछ ही दिनों में समरा दुल्हन बनकर घर आ गई। खूबसूरत, स्मार्ट और शरारती सी समरा सबको बहुत पसंद आई। ज़ैनब खातून के दिल में इसकी तरफ से जो खदशाते सब इसकी प्यारी तबीयत देखकर ख़त्म हो गए। सफ़ीना को वो बड़ी बहनों की तरह अदब करती हूँ। सबके साथ खिलखिलाकर हंसने वाली समरा अम्मा भी के सामने बिल्कुल संजीदा और शर्मीली बहू बन जाती। सबसे ज़्यादा दोस्ती तो इसकी हमूद से थी। इसे ये क्यूट सा बच्चा बहुत प्यारा लगता था। वो भी चाची चाची करके हरदम इसके पास ही घसा रहता। फैसल की तो समरा में जान बसती थी। जब भी छुट्टियां खत्म होने के बाद इसे जॉब के लिए दूसरे शहर जाना होता, एक हफ्ता पहले ही इसकी जान निकलने लगती थी। समरा को अपने पास से हिलने नहीं देता कि मैं तो चला जाऊंगा फिर रहना अपने ससुरालियों के साथ। इसकी इतनी मोहब्बतों पर वह नाज से मुस्कुरा देती। अल्लाह ताला ने इन्हें एक प्यारी सी बेटी दे दी जिसका नाम अम्मा बी ने इरिज रखा, जो कि सबको बहुत पसंद आया। हमूद भी अब 9 साल का हो गया था। इसे भी ये प्यारी सी गुड़िया बहुत पसंद आया, जो इतनी नाजुक थी कि इसे छूटे ही डर लगता था। तो वो चाची के पास आराम से बैठ जाता। फिर चाची इरिज को इसके गोद में डाल देती। वो घंटों इसके साथ खेलता। जब छुट्टियों में चाचू आते तो वो रोज़ रात में घूमने जाने, कभी आइसक्रीम खाने जाते। इरिज जब भी छोटी थी मगर घर में और कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए वो अपनी हंसमुख सी चाची के बेहद करीब था, जिसे होमवर्क करवाती, इसके साथ बैडमिंटन खेलती थी। दिन गुजरते कि अम्मा बीबी इन्हें बहुत शफकत भरी छाँव से महरूम करके चली गई थी। शहजाद साहब ने प्रॉपर्टी में से गुजाला बेगम का हिस्सा बैंक में डलवा दिया, जिसे इनके शोहर ने अपने कारोबार में लगा लिया। फैसल ने लॉन में ही एक हिस्से में एक छोटा सा पोर्शन बनवाना शुरू कर दिया था, जो कि अब भी बन रहा था। चाची वो किचन में चाय बना रही थी, तभी हमूद चलाता हुआ आया। क्या हुआ? इसने फ्रिज से दूध निकालते हुए पूछा। चले कहीं घूमने चलते हैं। इसने बाइक की चाबी इसके सामने उंगलियों पर नचाई। कहाँ से मिली तुम्हें? और भाईजान ने परमिशन दे दी? इसने कमर पर हाथ रखकर इसे घूरा। अरे मत पूछिए, 2 घंटे की मगजमारी के बाद बोले हैं ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो मैंने सोचा हम आइसक्रीम खाते हैं। इसे तफसील से बताया। ठीक है, वैसे भी मैं सोकर उठी तो चाय बनाने जा रही थी, अब आइसक्रीम खा लूँ। सदा की कम अक्ल कलंदरी सिमरा ने एक बार में नहीं सोचा कि वो बच्चा फरमाइश करा तो मैं मना कर दूं। इसका तो अकेले ही बाइक चलाना खतरे का काम है। गजा किसी औरत का पीछे बैठाना। रुको, मैं मासी को बोल दूं कि वो इरिज को देख लेगी, सोई हुई है वो। इसने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हुए कहा। ठीक है। वो बाइक स्टार्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो आइसक्रीम खाने पहुंच गए, खुद से बाइक चलाने की खुशी 16 साला हमूद के चेहरे से छलक रही थी। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद वो वापस आने लगे। मज़ा आया ना चाची? रोड पर बाइक महारत चलाते हुए इसने पूछा। हाँ बहुत। इसने उड़ते हुए दुपट्टे को काबू में करने की कोशिश की। इसी कोशिश में हमूद का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी खंबे से टकरा गई। समरा उछलकर रोड पर जाकर ही और एक तेज रफ्तार ट्रक से कुचलता हुआ चला गया। हमूद क्या बाइक संभालता क्या खुद को। वो तो फटी फटी आंखों से अपनी चाची जान का खून में लथपथ वजूद सड़क पर देखकर जहाँ लोगों को भीड़ इकट्ठा हो रही थी, वो वहीं तेवरा कर गिर पड़ा था। इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। जब वो होश में आया तो कितनी ही देर में खामोश बैठा रहा। जब चाचू का थप्पड़ पड़ा तो इससे मुकम्मल होश आया। सफीना बेगम और शहजाद साहब भी गुस्से से ऐसे ही देख रहे थे। इसने कोई सफाई नहीं दी। वो सबकी लानत मुलामत सहता रहा और सारी ज़िंदगी इसने इसका खमियाजा भुगता। इसे कभी बाइक को हाथ नहीं लगाने दिया गया। फिर न जाने पापा को इस पर क्या तरस आया कि उम्र के 24वें साल में उन्होंने इसे कार चलाना सिखाया। मगर इसके दोस्त जैसे चाचू ने कभी नज़र भरकर देखने में नहीं। समरा की मौत के बाद वो अपने पोर्शन में शिफ्ट हो गया। फिर इनके घर एक आध बार ही आए होंगे। इतनी नफरत सहने के बावजूद भी इसे पता नहीं कब इरिज से मोहब्बत होगी। इसे पता ही ना चला। मगर चाचू की नफरत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन तो गजब भी कर दिया। इरिज के पुल से रुखसारों पर सिर्फ इसलिए थप्पड़ लगा दिया कि वे इसके साथ कॉलेज क्यों नहीं गई। और इरिज की शॉपिंग सेंटर ड्रॉप करने की ऑफर को उन्होंने ये कहकर इतनी हकारत से रद्द कर दिया कि वो अपनी बेटी को किसी जिम्मेदार शख्स के साथ ही भेजेंगे। ज़िंदगी को सारी सच्चाइयाँ बताते हुए इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इरिज ने बेख्तियार इसके हाथों को ज़ोर से दबाया। मुझे सब बर्दाश्त हो गया था इरिज, मगर ये नहीं हुआ कि मेरे वलीमे के दिन ही मेरी ज़िंदगी किसी और के नाम कर दी। वो टूट कर रो दिया। इरिज इसकी इतनी शदीद मोहब्बत पर चुप सी हो गई। आई लव यू इरिज, आई लव यू सो मच। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए इसने बेख्तियार अपनी बेतहाशा मोहब्बत का खिलकर इजहार कर दिया। बहुत अच्छे हमूद, मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगूंगी। अपने चेहरे के गिर्द इसके हाथों पर इसने अपनी गिरफ्त मजबूत की। इसकी इतनी सी बात पर जैसे हमूद की उम्र भर की तशनगी मिट गई। इसने इसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर इसे और करीब कर लिया। मम्मा का फ़ोन है। फ़ोन की रिंग पर इसने कॉल पिक करने से पहले से बताया। कहाँ हो तुम दोनों इतनी देर से? सफीना बेगम ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। कहीं नहीं मम्मा, आपकी बहू को प्यार कर रहा। इसे शरारत से इरिज को देखते हुए कहा। बहुत रात हो गई है, बाकी प्यार घर आकर कर लेना। उन्होंने बेटे की खुशी महसूस कर ली थी। इससे शरारत से बोले। इरिज का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। जी अच्छा। इसने पुरशौक नज़रों से इसका गुलनार चेहरा देखते हुए कहा। चलें अब। वो इसकी नज़रों से खाइफ उठ खड़ी हुई। कहाँ मम्मा का हुक्म मानने, मायने के इस लहजे में कहते हुए वो भी उठ गया। वो चुप रही। मुझे आपसे मोहब्बत होगी हमूद, बस इस हार में थोड़ा वक्त चाहिए। इसने अपने बराबर में चलते दराज कद हमूद को देखकर सोचा। तुम्हारी मोहब्बत को इजहार की ज़रूरत नहीं है इरिज, ये तो तुम्हारे लहजे से महकती है। इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए इसने सोचा। इरिज ने दिल से इस रिश्ते को दायमी होने की दुआ की और रास्ते की हर चीज़, मौसम और हवा सब इस प्यार से जोड़े के लिए आमीन कहा। नावल का नाम है फिर मोहब्बत, अस कलम सुंदस शेख।